बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइज़, आज हमने अपने नावल की 3rd एपिसोड रीड करनी है। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। आइए जी, स्टार्ट करते हैं 3rd एपिसोड। इसे जब से पता चला था कि जाविश, सानिया और सनान से अपने साथ कहीं बाइक घुमाने लेके जा रहे हो, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। वो तैयार होकर बाहर आई तो जर्निश को भी तैयार देखकर इसे बहुत खुशी हुई थी। आज इसका एक बहुत अहम लेक्चर था जिसे छोड़कर वो इसके लिए साथ चलने को तैयार हो गई थी। थैंक यू सो मच जर्निश दी, आपने मेरे लिए इतना अहम लेक्चर छोड़ दिया। आप बहुत अच्छी हैं, उसके गले लगते हुए खुशी से बोली। हम चारों जा रहे हैं, बहुत मज़ा आएगा, इसने सनान, जाविश और सानिया को देखते हुए कहा। चारों नहीं, 8 जा रहे हैं। दारिम अदा साईं, सहर अदा साईं, सनान अदा साईं, सानिया, सना अदी, जर्निश अदी, तुम और मैं, जाविश ने फ़ौरन इसे बताया था। जबकि दारम का नाम सुनकर इसे बिल्कुल कोई खुशी नहीं हुई। चलो तुम सब तैयार हो, बाहर आ जाओ, मैं गाड़ी में इंतज़ार कर रहा हूँ। दारम साईं हाथ में गाड़ी की चाबी पकड़े इनके करीब से गुजरता बाहर निकल गया। हाँ, हम सब तो तैयार हैं, लेकिन सना अदी अभी तक नहीं आई। बीबी जी, बीबी कह रही है कि इन्हें कहीं पर भी नहीं जाना, आप सब लोग चले जाएँ, मुलाजमा ने पास रुकते हुए बताया। अरे ऐसे कैसे नहीं जाएंगी, इसके बगैर तो मज़ा ही नहीं आएगा। हम जब भी जाते हैं एक साथ जाते हैं। यार प्लीज़ ज़रा दी, आप जाकर इनसे बात करें ना, एक बंदा मिसिंग होगा तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, जाविश ने इसी उदासी से कहा। वो शायद नूर की वजह से हमारे साथ नहीं जाना चाहती, इन्हें रहने तो वैसे भी 2 दिन पहले बहुत बुरा हुआ था। जर्निश ने इनकार किया। आप रुके जर्निश दी, मैं जाती हूँ, सनादी को अपने साथ लेकर आऊँगी, इसने मुस्कुरा कर कहा था। वो वैसे भी जाने वाली थी, इसने सोचा कि वो किसी से भी ज़्यादा अटैच नहीं होगी, लेकिन शायद ये मोहब्बतें ये चाहते और कहीं से भी नहीं मिली थी, तो क्या चाहता कि अगर वो इन्हें समेट लेती। कॉल तो सही है। इसने बेहद आहिस्ता से दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है, आ जाओ इधर। सना ने अपने हाथ में ना जाने कौन सी किताब उठाई हुई थी, एक नज़र दरवाजे की जाने देखती हुई जा रही थी। मैं हूँ नूर, इसने मुस्कुराते हुए कमरे के अंदर कदम रखा। तुम यहाँ क्यों आई हो, वहाँ से देखते हुए सवाल करने लगी। आप हमारे साथ बाहर घूमने के लिए क्यों नहीं जा रही, क्या आप मुझसे नाराज़ हैं? इस दिन की वजह से यकीनन होंगी। मैं यहाँ ज़्यादा कुछ भी कहने के लिए नहीं आई, बस ये बताने के लिए आई हूँ कि मैं यहाँ सिर्फ अपने बाबा साईं के लिए आई थी। ताया साईं मुझे बस बाबा साईं से मिलवाने के लिए यहाँ लाए हैं। मैं चली जाऊँगी, प्लीज़ आप मेरी वजह से अपने घर वालों के साथ दूरियाँ ना बनाएं। आप बड़ी हैं मुझसे, मुझे आपकी इज़्ज़त करनी चाहिए। मैंने बहुत बदतमीज़ी की इस दिन, और अगर आप झूठ नहीं बोलती तो यकीनन ना करती। एक गलती आपने की, एक गलती मैंने कर दी, तो मेरे ख्याल से भाई साहब बराबर हो चुका है। तो मेरा नहीं ख्याल कि मज़ीद किताबें खोलनी चाहिए। अब तक जो भी हुआ इसे भुलाकर मेरे ख्याल में हमें एक नया स्टार्ट लेना चाहिए। मैं यहाँ से जाने से पहले अपने लिए बहुत अच्छी यादें बनाना चाहती हूँ। मैं किसी के साथ अपना रिश्ता ख़राब नहीं करना चाहती। अगर आप भी मेरी बात से एग्री करती हैं तो प्लीज़ आज हमारे साथ ज़रूर चलिएगा। हम बाहर आपका इंतज़ार करें, आपके पास 15 मिनट। अगर आप 15 मिनट में आ गई तो मैं यही समझूंगी कि जो मैं चाहती हूँ वही आप भी चाहती हैं। इसने मुस्कुरा कर कहा और कमरे से बाहर जाने लगी जब सना ने इसे बुलाया था। देखो, मैं 15 मिनट में हरगिज़ तैयार नहीं हो सकती, मुझे तैयार होने के लिए तकरीबन कम से कम 1 घंटा चाहिए। नूर ने मुस्कुरा कर पीछे देखा। गाड़ी दारिम साइन ड्राइव करें, इस बात को मद्देनजर रखते हुए आप जितनी जल्दी तैयार होकर आ सकती हैं आ जाए। वो बस इतना कहकर कमरे से निकल गई। इसने कमरे से बाहर कदम रखा ही था कि सना इसे अपने पीछे महसूस हुई। अरे ये क्या, आप तैयार नहीं हुई? इसने हैरत से इसे देखा। लड़की, वो तारम साईं है, वो कभी किसी का इंतज़ार नहीं करते, ये बात याद रखना। वो ज़्यादा ठीक से लेते हुए इन सबके साथ ही बाहर निकली थी, जबकि नूर के दिमाग में तो बस तारम साईं के अल्फाज गूंज रहे थे। 15 साल इंतज़ार किया तुम्हारा। इसके अल्फाज हसार से खुद को छुड़ाती हुई जल्दी से घर से बाहर निकली थी। तेरे वास्ते तो 15 साल होर भी इंतज़ार कर सकते सी, लेकिन वो तो बुढ़ा हो ही ना सी। वो सब लोग 8 सीटर गाड़ी में बैठे सफ़र से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। दारम साईं गाड़ी चला रहा था, जबकि साहिर साईं फ्रंट सीट पर बैठा अपने सिगरेट फूंकने में मसरूफ़ था। हाय, इदां दे बंदे नूं बंदा घर छड्ड के जावे। भाई तू कल्ला सूटे लाई जा बह के, सानू क्यों अगले बंदे नूं क्यों अजाब दे रही है। ना जाने वो दोनों कौन सी बातों में मगन थे, जबकि एक चीज़ जो नूर बार बार नोट करी थी वो थी दारम सिंह की फ्रंट मिरर में नज़र आती आंखें, जो वो इस पर फोकस किए हुए था। अगे भावें दरख्त मार लवे या खाई दे सुट लवे गड्डी। कल रात के बाद इससे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती थी, बात करना तो दूर इसके सामने भी नहीं आना चाहती थी। इसने ज़रा सा सनान की साथ बैठकर कसकर बैठने की कोशिश की तो इस शीशे के सामने से हट गई। इसे तो अब इसकी नज़रों से भी खौफ आने लगा था। वो हक़ के मलकियत रखता था, इसे देखना, इससे बात करना, इसे छूना वो इसका हक़ था, और नूर को यकीन था कि अपने हक़, अपनी मलकियत से कभी पीछे नहीं हटेगा। लेकिन सना, इसका क्या कसूर था जिसके ख्वाब से जाकर बैठी थी? और क्या तुक बनती थी कि सना के जज्बात एक तरफा हों? एक लड़की तब तक इतनी आगे नहीं जा सकती जब तक किसी दूसरी तरफ से पजीराई ना मिले। इसे यकीन था कि सना के जज्बात एक तरफा हरगिज़ नहीं है। माँ सदके जरी जा, अपने आप ही अखज़ करी जाओ सारा कुछ। सना की मोहब्बत इस बात की गवाह थी कि वो इस सफ़र में अकेली हरगिज़ नहीं है। सफ़र गुजर रहा था, वो जाविश और सानिया के साथ बातों में लगी थी। जब इसे एक बार फिर अपने आप किसी की गहरी नज़रों के हसार में महसूस हुआ, इसने बेसाख्ता नज़र उठाकर सामने शीशे की जानिब देखा, जहाँ इसे एक बार फिर वो दो स्याह निगाहें इसकी तरफ मरकूज़ किए हुए था। इसने फ़ौरन नज़र चुरा ली। इसकी आंखों में देखते हुए इसे वो खुमार याद आता था जो कल रात तारम साईं की निगाहों में इसके लिए था। इसकी बेखुदी में बात करते हुए इसका दिल एक बार फिर से बेतरतीब होने लगा।
नूर अपने आप को बेखबर जाहिर करती बातों में मगन होने की कोशिश करने लगी, लेकिन निगाहें बार बार इससे निगाहों से टकराती तो झुक जाती और इसकी झुकी हुई निगाहें देखकर इसकी आंखें मुस्कुराती थी। तो इसके ऊपर नैन मटक्का लाई रखो। वो सब लोग एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी की जानिब आए थे। सनान तमाम लड़कियों को लेकर आगे की जानिब बढ़ गए, जबकि दारम साईं और साहिर साईं न जाने कौन सी बातों में मसरूफ़ हो चुके थे। आज सुबह चाचा साईं तुमसे क्या बात कर रहे थे? मुझे कह रहे थे कि साहिर साईं को बुलाओ, मुझे बहुत अहम बात करनी है। कोई मसला तो नहीं? वो काफ़ी परेशान लग रहे थे। इन सबको अपनी मस्ती में मगन देखकर वो इससे मुखातिब हुआ। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला तो नहीं है। वो दरअसल बाबा से मेरी शादी के पीछे पड़े, इसी सिलसिले में बात कर रहे थे मुझसे। वो अपनी जेब से सिगरेट निकाल कर देते हुए बोला। तो आपने क्या कहा साहिर साईं? फिर क्या इरादे हैं? वो दिलकशी से मुस्कुराता हुआ इससे पूछने लगा। मेरा तो कोई इरादा नहीं, बस कह दिया कि आप दारम साईं के बारे में सोचें, क्योंकि आपको अब रुखसती की अशद ज़रूरत है। वैसे मैंने नहीं बताया कि रात को मैंने आपके कमरे में कौन सा नज़ारा देखा? वो शरारत से कहता इसे छेड़ने लगा। बता देते तो अच्छा होता, कुछ फ़ायदा ही हो जाता। खैर मेरा फ़ायदा तो अब हो ही जाएगा, लेकिन तुम्हें भी ज़्यादा देर तक कवारा नहीं रहने देंगे। चलो अब जल्दी से मुझे पूरी बात बताओ। दारम साईं ने एक नज़र सनान की साथ ऊपर की तरफ जानिब तस्वीर बनाती नूर की तरफ देखा और इसकी तवज्जो एक बार फिर से शादी वाली बात की जानिब दिलाई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिलहाल बाबा का इरादा अपनी भतीजी पर है। वो भतीजी कोई भी हो, इन्हें बाहर से बहू नहीं लानी। वो इससे कभी भी कुछ भी नहीं छुपा पाता था, इसलिए तो जो दिल में था वो साफ साफ इसके सामने बोल दिया। ये जानते हुए भी वो किसी गैर के बारे में नहीं, बल्कि इसकी बहन के बारे में बात करा। तुम अपने इरादे बताओ साईं, अगर तुम्हें इस खानदान की बहू बाहर से लानी तो मेरी पूरी सपोर्ट तुम्हें मिलेगी। बस एक बात याद रखना, शादी अपनी पसंद से करना। इंसान की ज़िंदगी का ये फैसला इसकी मर्ज़ी से हो, यही बेहतर है। औरत का दिल बहुत नाजुक होता है, अगर इसमें कोई एक बार अपना घर बना ले तो वो सारी ज़िंदगी के लिए इस घर को संवारने में लग जाती है। वो इसे समझाते हुए बोला। जब साहिर साईं ने एक नज़र सनान साई से बातों में मगन साविश की तरफ देखा। फैसला मुश्किल नहीं दारम साईं, मैं इस लड़की से शादी करूंगा जिसके दिल पर किसी और की छाप नहीं होगी। इसने मुस्कुराकर एक गहरा कश लिया। बाबा साईं ने इसके सामने दो ऑप्शन रखे थे, एक सना और दूसरी साविश, जबकि वो जरनिश का रिश्ता सनान शाही से पक्का करने का इरादा रखते थे। इसने हमेशा अपने आप के लिए कैसी लड़की को सोचा था जो अपने दिल को साफ शफाफ रखे। इसके दिल में अपने शौहर के अलावा और कोई ना, वो शादी के बाद की मोहब्बत पर यकीन रखने वाला इंसान था। वो शादी से पहले अपने जज्बात किसी पर लौटाना मोहब्बत की तौहीन समझता था। वो ऐसे लोगों को मोहब्बत के काबिल नहीं समझता, लोग बिना किसी जायज़ ताल्लुक के अपने दिल की दुनिया को किसी नामहरम के नाम से आबाद कर लेते हैं। सोचते चंगी है। सरना के जज्बात से तो वो क्या, घर का एक एक फ़र्द अच्छे से वाकिफ़ था। इसके जज्बात किसके लिए थे ये भी सब लोग ही जानते थे। जाविश शरारती और बेली सी थी, लेकिन वो यकीन से कह सकता था कि उसने अब तक किसी गैर महरम के लिए अपने दिल के दरवाजे खोले नहीं थे। हाँ, वो इसे कभी भी पसंद नहीं थी, बल्कि इसके साथ तो इसके और भी बहुत सारे हिसाब निकलते थे। तो क्यों ना शादी के बाद सारे हिसाब बेबाक कर लिए जाए। वो जाविश को गहरी नज़रों से देखता है, गहरा कश लगाकर धुआं फिजा में मुंतकिल करता गाड़ी की जानिब चला गया। इसे इस मस्ती मजाक से कोई लेना देना नहीं था। इस सब के बिना भी पुरसकून था। बचपन से ही ऐसा था, सबसे अलग थलग रहना पसंद करता। घर में सवाई दारम साई के इसकी किसी से नहीं बनती थी। इक्कल खूरा साढ़े काके वो सामने वाली पहाड़ी देख रही हो नूर, इसे शहर पहाड़ी कहते हैं और कुछ लोग तो इसे मोहब्बत की पहाड़ी कहते हैं, मोहब्बत वालों की पहाड़ी भी कहते हैं। सबसे मज़े की बात है कोई एक नहीं बल्कि दो पहाड़ियाँ, बल्कि कहना ठीक है कि एक पहाड़ बीच से टूटा हुआ है, इसलिए अब वो दो हैं। एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ने का रास्ता है और दूसरे के ऊपर चढ़ने का रास्ता नहीं है। और जिस पहाड़ी के ऊपर चढ़ने का रास्ता नहीं कहते हैं कि इस पहाड़ी के ऊपर ना एक बहुत बड़ा दरख्त है जहाँ पर बहुत खूबसूरत गुलाबी रंग के फूल खिलते हैं। मोहब्बत करने वाले इस दरख्त से एक टहनी तोड़कर दूसरी पहाड़ी पर मौजूद छोटी सी जगह पर लगाते हैं, और अगर वहाँ पर पौधा लग जाए तो इसकी मोहब्बत सच्ची मोहब्बत मिल जाती है। कितने मज़े की बात है ना। बहुत लोग ऐसा करते भी हैं, लेकिन वो जगह ही ऐसी है कि वहाँ बहुत कम पौधे लगते हैं। मैं तो वहाँ कभी नहीं गई, लेकिन मेरी सहेली गई थी। इसने बताया कि इसने वहाँ पर वो पौधा भी अभी लगाया था, लेकिन बदकिस्मती से इसका पौधा नहीं लगा। जाविश बहुत उदासी से बता रही थी। इंतहाई फजूल है ये सब, ऐसा कुछ भी नहीं होता। किस्मत अल्लाह ताला लिखता है, ये तो बस आजकल के कपल्स के ड्रामे हैं। सनान साई ने अपना नज़रिया पेश किया। इसमें तो कोई शक नहीं सनाना था, किस्मत अल्लाह ताला लिखता है, लेकिन मोहब्बत को आजमाने में क्या हर्ज है। मेरी सहेली ने तो सिर्फ अपनी किस्मत को आजमाया था, तो यकीनन फिर तुम्हारी सहेली को इसकी मोहब्बत भी नहीं मिली होगी। साहिर साईं ठंडे लहजे में बोला। ये पहली बार था जब इसने इसकी किसी बात में दिलचस्पी ली हो। जी नहीं, इसको इसकी मोहब्बत मिल चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। इसका निकाह भी हो चुका है, लेकिन जिससे वो शादी करना चाहती थी, मेरा मतलब है जिसके लिए इसने वहाँ पौधा लगाया था, वो इससे नहीं मिला। शायद वो किसी और के नसीब में था, और हो सकता है इसीलिए इसका पौधा भी ना लगा। जाविश ने सोचते हुए कहा। मुझे इन सब बातों पर बिल्कुल यकीन है, लेकिन मैं फिर भी वहाँ जाना चाहती हूँ, पौधा भी लगाना चाहती हूँ। पता नहीं यहाँ दोबारा आना होगा भी या नहीं, लेकिन किस्मत आजमाने में कोई हर्ज नहीं। मेरा मतलब है थोड़ी इंटरटेनमेंट हो जाएगी। नूर ने शोशा छोड़ा। नहीं नूर, फिलहाल घर चलो, वैसे भी शाम के 6 बज चुके हैं। थोड़ी देर में मुकम्मल अंधेरा छा जाएगा और इस तरफ कोई भी नहीं चाहता। इस वक्त हमें वापस हवेली चलना चाहिए, सनान ने कहा। ए बेवकूफ़ लड़की, नहीं मैं ऐसे वापस नहीं जाऊँगी, मैं पौधा लगा कर ही जाऊँगी। वो ज़िद पर अड़ गई। अरे बेवकूफ़ लड़की, पौधा पहले दूसरी पहाड़ी से लाना होगा, फिर वहाँ जाने का कोई रास्ता नहीं है। लोग बहुत मुश्किल से जाते हैं अपनी मोहब्बतों की खातिर, फिर दूसरी पहाड़ी का सफ़र वहाँ जाकर पूरा करना आसान नहीं। तुम इसको बहुत ईजी ले रही हो। चलो घर वापस, इसने समझाया। ईजी नहीं ले रही सनाना, तो मैं तो सिर्फ ये देखना चाहती हूँ कि आप बस मुझे वहाँ ले चले। मैं पौधा लगा कर वापस आऊँगी, मैं भी तो देखूँगी मुझे मेरी सच्ची मोहब्बत मिलती है या नहीं।
मैं कहीं भी नहीं जा रहा तुम्हारे साथ, बल्कि मैं तो तुम सबको घर वापस घर लेकर जाने का सोच रहा हूँ। साहिरदा, आप ले चले मुझे, इसने सनान के इनकार पर साहिर से कहा। खेल मोहब्बत का, तो फिर तो खिलाड़ी भी तो मोहब्बत के होने चाहिए। चलो आओ, तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत पर यकीन दिलाता हूँ। वो आहिस्ता से इसकी कलाई थाम तक गाड़ी की चाबी साहिर साई की जानिब फेंकता इसे अपने साथ ले आगे की जानिब चल दिया था। जबकि सना वहीं खड़ी ने नज़रों से दूर जाते हुए देख रही थी। अपनी बेचैनियों की कसूरवार वो खुद थी। दारम साई का निकाह इससे छुपा हुआ तो ना था। इसने खुद अपने दिल को इस कदर बेनकाम किया था कि एक गैर महरम के लिए खून के आंसू रो रहा था। चलो फिर रोई जा, खून दे रो या दूजे रोई जा। वो वहाँ जाना चाहती थी, लेकिन दारिम साई के साथ नहीं। दारिम साई ने अब तक इसका हाथ अपने हाथ में थामा हुआ था। इसने एक बार अपना हाथ इसके हाथ से निकालने की कोशिश की, लेकिन दारिम साई की गिरफ्त सख्त हो जाने की वजह से अपना हाथ इसके हाथ से नहीं निकाल पाई। रात दारिम साई की इंतहाई कुर्बत का ये असर था कि वो इससे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। इसके साथ कदम कदम चलती हुई बिल्कुल खामोश थी। तू लाला जाके पहाड़ी से पौधा। ये सफ़र तकरीबन 2 घंटे का तो लाजमी था। इसने खुद अपने सर ये मुसीबत ले ली थी। पता नहीं क्यों आज इस पर कुछ नया करने का जुनून सवार हो गया था। अगर इसे ज़रा सा भी अंदाज़ा होता कि दारिम साई खुद इसे इस तरफ लेकर आएगा तो अपने मुंह से कभी ये बात नहीं निकालती। और ऊपर से जिस अंदाज में इसने इसका हाथ अपने हाथ की मजबूत गिरफ्त में कैद कर रखा था, ये चीज़ इसे मज़ीद मुश्किल में डाल रही थी। तुम बार बार अपना हाथ मेरे हाथ से निकालने की कोशिश क्यों करी हो? वो इसका हाथ मजबूती से थामता ज़रा सख्त लहजे में बोला। मैं नहीं। इसके अचानक सवाल करने पर बौखलाहट में कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। यही मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फजूल कोशिश छोड़ दो। अगर तुम्हें लगता है कि 15 साल के इंतज़ार के बाद भी तुम मुझसे दूर हो सकती हो, तो ये सवाल तुम्हारी गलत फहमी की और कुछ भी नहीं है। इस बात को अपने नन्हे से दिमाग में अच्छी तरह बिठा लो। सैयद दारम शाह तुम्हारे दिल में तो क्या सांसों में उतर जाने का हुनर भी रखता है। गलत फहमी मुझे नहीं, आपको है दारम साई। मैं वहाँ ऊपर जा रही हूँ ताकि मुझे मेरी सच वो बेहद मध्यम आवाज़ में बोली थी, किसी दारम साई का कहकर सुनाई दिया। इस पहाड़ी पर तुम पौधा लगाने जा रही हो ना, ताकि तुम्हें तुम्हारी सच्ची मोहब्बत मिल जाए। इस पौधे को लगाने से पहले मेरी ये बात अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लेना कि अगर तुमने इस पौधे के सहारे मुझसे मेरा कुछ भी छीनने की कोशिश कर रही हो तो दारम शाह कहर बर्पा कर देगा। तुम्हें दुनिया की कोई भी ताकत दारम शाह से अलग नहीं कर सकती। तुम मोहब्बत नहीं, जुनून हो मेरा, सिर्फ मेरी हो तुम। वो इसे देखते हुए शिद्दत से बोला। इसके अल्फाज इसकी दीवानगी की गवाह थे, लेकिन वो इसकी मोहब्बत नहीं, सिर्फ जुनून थी। यानी इसकी मोहब्बत सना थी, वही थी इसकी मोहब्बतों की असली हकदार। इसके साथ तो सिर्फ एक जिद थी जो इस खानदान के हर मर्द की तरह इसे भी पूरी करनी थी, इसकी ज़ात पर अपने नाम का ठप्पा लगाकर। इसे सारी ज़िंदगी के लिए अपना गुलाम बनाना था। बस इतना सा था दारम शाह और नूर का रिश्ता। आखिर था तो इसी खानदान का मर्द ही। अगर इसके बाप ने अपनी बचपन के मंगना छोड़ी तो वो अपनी मनकूहा की छोड़ता। आज वो इस बोझ से आज़ाद हो गई थी। वो किसी की मोहब्बतों में गद्दारी करेगी। खुद साथ सोचा ना बेचे औरत ने, पागल औरत ने ना। वो सिर्फ अपने बाप को ही धोखा दे रही थी और ये भी फैसला इसने आज ही किया था। वो मज़ीद यहाँ पर नहीं रुकेगी। इसका इरादा था दारम साई को बताने का कि वो इससे शादी का कोई इरादा नहीं रखती, बल्कि वो यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपने हिस्से के लिए आई है। लेकिन इसे ये भी डर था कि कहीं दारम शाह इस रिश्ते को लेकर अपने जज्बात का सौदा न कर रहा हो। इसे लगता था बचपन के रिश्ते को लेकर दारम शाह इसके लिए कोई दिली जज्बात रखता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो सिर्फ ज़िद थी इसकी, और दुर्रे नूर शाह किसी की ज़िद पर अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती थी। अब ये बात भी इस पर वाज़ेह हो चुकी थी कि दारम शाह की नज़रों में भी इसका और नूर का रिश्ता सिर्फ बड़ों का एक जज्बाती फ़ैसला था। सना की बेताब मोहब्बत एक तरफा तो ना थी। इसकी जज्बात तो कहीं ना कहीं तो दारम साई ने भी शह दी थी। हाथ दो अपना। ऊपर की तरफ खड़ा अपना हाथ दोबारा इसके सामने कर चुका था। इसका हाथ कब इसके हाथ से छूटा इसे एहसास तक नहीं हुआ, और इसे यकीन था जब ये हाथ सारी ज़िंदगी के लिए छूटेगा तब भी कोई क़यामत नहीं आएगी, इसके दिल पर जमी बर्फ़ नहीं पिघलेगी। इसे दारम साई का दिल दुखाने पर बहुत तकलीफ़ हो रही थी, क्योंकि वो अपना इसका ताल्लुक़ समझती थी। वो वाकिफ़ थी निकाह के पाकीज़ा रिश्ते से। जिस मदरसे में इसने कुरान पाक की तालीम हासिल की थी, वहाँ पर इसे निकाह की अहमियत समझाई गई थी। निकाह का ताल्लुक़ जो मोहब्बत से बनता और मोहब्बत के ताल्लुक़ को इसने पूरी गहराई से समझा और जाना था। यही वजह थी कि कभी भी दारम शाह से मुलाकात ना होने के बावजूद भी इसके दिल में इसका मुकाम बहुत ऊंचा था। लेकिन अब जब इसे इससे मोहब्बत नहीं थी तो फिर निकाह का ये ताल्लुक़ भी अधूरा था, और वो किसी से भी अधूरा ताल्लुक़ बनाने की रवादार नहीं थी। इसने इसके हाथ में अपना हाथ दिया तो लम्हे की ताख़ीर न करते हुए इसने इसे खींच कर ऊपर कर लिया। अचानक हाथ खींचने की वजह से उसके सीने से जा टकराई इसका हाथ इसके दिल के मुकाम पर आ रखा था। अगर वह दिल की ज़ुबान को समझ पाती तो शायद इन बेताब धड़कनों में अपने नाम की धड़कन को वह 1000 बार सुनती। यूँ पास आकर बहकाओ मत जानम साईं, आशिक हूँ, जान से भी जा सकता हूँ। इसके दिलफरेब अंदाज ने इसे लम्हे में से दूर होने पर मजबूर कर दिया, लेकिन दारम साई का हाथ इसके नाजुक कमर में मजबूती से हायल हो गया। अब मैंने जान लेने को भी नहीं बोला। वो दिलकशी से मुस्कुराता इसकी हालत से लुत्फ़अंदोज़ होने लगा। अगर हमें वापस ना आना होता तो मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ यहीं खड़े अपनी ज़िंदगी में आने वाले हर लम्हे को खूबसूरत बनाता। खैर, जब तुम ही साथ हो ज़िंदगी भर के लिए, तो ज़िंदगी तो खुद ही खूबसूरत हो जाएगी। इन लम्हात को क्या तरसना। वो उसके कानों की लो पर लप रख के आहिस्ता आहिस्ता बोलता, इसके सुर्ख होते गाल को लबों से छूता पीछे हटा। वो इससे दूर हुई, लेकिन हाथ अब भी इसकी गिरफ्त में था। वो मज़ीद बहस नहीं करना चाहती थी।
वो इससे दूर हुई लेकिन हाथ अब भी इसकी गिरफ्त में था। वो मज़ीद बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए खामोशी से इसके साथ चलने लगी। इसके साथ ये चंद पल का सफ़र ही बहुत मुश्किल था, सारी ज़िंदगी का सफ़र न जाने कैसे होता। वो अपने रिश्ते के बारे में नहीं सोचना चाहती थी, लेकिन दानिम साईं को वो हल्के में नहीं ले सकती थी। इससे पहले कि वो इसे ज़ेर कर दे, इसे यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि वो ख़ुद को ये बात समझा सकती थी कि दानिम साईं किसी और की मोहब्बत है, लेकिन अपने दिल को नहीं, जो 13 साल की उम्र से इसको अपना सब कुछ माने हुए था। मर्द जो इससे बहुत समझाया था खुद को कि एक अनापरस्त मर्द है, अपने सामने किसी की कुछ ना समझने वाला, एक ऐसा मर्द जो औरत को अपने पैर की जूती समझता है। बहुत छोटी उम्र से इसकी अपनी माँ पर होने वाले सितम सुने थे और वो इसे सब कुछ बताती थी कि इसका बाप कैसा है, इस हवेली के मर्द कैसे हैं, घर में बीवी बाहर न जाने कौन कौन इनकी मोहब्बतें मौसमों की मात देती हैं। वो सब सुनती थी। बहुत छोटी उम्र में इसकी माँ ने इसे इस खानदान के मर्दों के बारे में बताना शुरू किया था। समरा की बातों का असर इसके दिमाग पर हुआ था और फिर माइक की नीयत जान के इसे पता चला कि हर मर्द 2 चेहरे रखता है। अगर माइक के 2 चेहरे हो सकते तो इसके बाप के क्यों नहीं। फिर टीचर रुस्तम, इन्होंने तो इसकी दोस्त के साथ वो इसके पीछे पीछे चलती ना जाने माजी के कितने सफ़े खोल चुकी थी, जबकि इसके आगे चलता शख्स अपनी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सफ़र तय कर रहा था। वो सबको लेकर वापस आ गया। जर्निश और जाविश सानिया को जगाने में मसरूफ़ थी, जो रास्ते में सो गई थी, जबकि साहिर साईं अंदर जा चुका था। सनान ने मुस्कुराते हुए जाविश और जर्निश की तरफ देखा, जो अब तक सानिया को जगाने में हल्कान हो रही थी। आइंदा इसे अपने साथ लेकर ही नहीं जाएंगे, सोने के लिए जाती है ये, जाविश से जगाते हुए जर्निश से बोली। तो सनान ने मुस्कुराकर सना की जानिब देखा, जो वहीं खड़ी उदास सी अपनी सोच में थी। जर्निश, मेरे लिए चाय का कप लेकर सना के हाथ मेरे कमरे में भेज दो, चाय बनाकर। तुम जल्दी आओ, मेरे रूम में बात करनी है तुमसे ज़रूरी। वो जर्निश से कहकर इसकी तरफ मतवजा हुआ तो सना ने फ़ौरन हाँ में सर हिलाया। जाविश, तुम इसे लेकर जाओ, मैं सनान साईं के लिए चाय बनाने जा रही हूँ। वो सानिया के सामने हार मानते हुए अंदर चली गई, जबकि सना जाविश के साथ सना की मदद करने लगी, लेकिन ये काम इसके भी बस का नहीं था। अगर यहाँ दारा मदा होता तो अब तक 10 दफ़ा उठ चुकी होती। जिस पर इन दोनों ने, सानिया बीबी ने ज़रा सी, उठ जाओ सानिया, की नींद की गोली खा लिया। जाविश ने इस बार से झंझोड़ कर रख दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि सानिया बीबी ने ज़रा सी आंखें खोल कर एहसान किया, जिस पर इन दोनों ने सुकून का सांस लिया। ये रास्ता काफ़ी मुश्किल था, बल्कि रास्ता था ही क्या, पहाड़ी पत्थरों की वजह से ऊपर जाना बहुत मुश्किल लग रहा था। अगर इसका हाथ दानिम साईं की गिरफ्त में ना होता तो न जाने कितनी बार वो गिरती, लेकिन दानिम साईं की गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि वो हर बात बच जाती। जानिम साईं, अपना रास्ता खुद ना बनाओ, मेरे छोड़े हुए कदमों को अपनाओ, तुम्हारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी। इसके कदमों की जगह पर कदम रखने की बजाय मजीद ऊपर कदम रखना इसे महंगा पड़ा था। वो गिरते गिरते बची थी कि दानिम साईं की आवाज़ इसकी समातों से टकराई। हमारे रास्ते कभी एक नहीं हो सकते दानिम साईं, वो ऊपर आते हुए बोली। हमारे रास्ते हमेशा से एक हैं, बस तुम्हें गलत रास्तों पर चलने की आदत होगी, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ तुम्हारा दिमाग और रास्ता ठीक करने के लिए। एक बार दस्तयाब तो हो जाओ, मैं तुम्हारे सारे पुर्जे टाइट कर दूँगा। चलो आ जाओ, अब आहिस्ता थोड़ा सा बाकी है, अब रास्ता थोड़ा सा ही बाकी है, फिर तुम अपनी सच्ची मोहब्बत हासिल करने की कोशिश कर लेना। जानती हूँ मैं तुम्हें वहाँ लेकर क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम बाद में मुझसे शिकायत करो कि मैंने तुम्हें मोहब्बत आजमाने का मौका नहीं दिया। लबों पे मुस्कुराहट से चाहे अब वो इसे तंग करने लगा था। कहीं वो जानता नहीं क्या कि इसके दिल का राज, कहीं से पता तो नहीं चल गया कि इसके दिल में भी क्या है। नहीं, इसके दिल में कुछ नहीं है, इसके जज्बात तो सर थे। वो तो मोहब्बत पर यकीन नहीं रखती थी, लेकिन निकाह पर तो रखती थी। आपने बुलाया मुझे अदा साईं? सना दरवाजे पर दस्तक दे दी अंदर आई थी। हाँ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, बैठो यहाँ मेरे पास। वो इसे अपने पास बैठने का इशारा करता और बोला तो सना खामोशी से बैठ गई। सना, मेरा बच्चा, तुम्हें पता है ना मेरे लिए तुम कितनी अजीज़ हो। तुम मेरे लिए बहन नहीं, मेरी बेटी हो, मेरी जान। में तुम्हारे चेहरे पर उदासी नहीं देख सकता। बताओ मुझे, क्यों तुम इतनी उदास रहने लगी हो? कि कोई ऐसी बात है जो तुम्हें परेशान करती है? देखो मेरा बच्चा, मुझसे कुछ मत छुपाओ। अदा साईं, ऐसा तो कुछ भी नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। तुम ऐसे ही नहीं सना, दानिम साईं की वजह से परेशान हो। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं सना कि तुम दानिम साईं के लिए क्या जज्बात रखती हो। लेकिन मेरी जान, क्या ये बात तुमसे छुपी है कि दानिम साईं आज से नहीं बल्कि पिछले 15 साल से किसी और को अपने दिल में बसाए बैठा है? वो किसी और का है हमेशा से, वो कभी भी तुम्हारा नहीं था। वो मेरे ही थे सनान अदा, वो मेरे ही थे। जब इन्हें मुझसे छीना गया वो मेरे ही होने जा रहे थे। जब मेरी जगह इस नूर को देगी वो मेरे थे। जब इनका निकाह मेरे साथ होने वाला था, मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई थी, मेरी जगह नूर को दुल्हन बनाया गया ताकि समरा इसे चाचू साईं से छीन ना ले सके। मेरे जज्बात के साथ खेला गया था मुझे। तुम बच्ची थी सना, सिर्फ 9 साल की थी। तुम वो कोई खिलौना नहीं था जो तुम्हें दे दिया जाता। सिर्फ 9 साल की उम्र में तुम्हारा कैसे हो गया? जैसे 4 साल की उम्र में नूर के हुए, वैसे 9 साल की उम्र में मेरे होने वाले थे सनान अदा। और अगर वो ना वापस आती तो शायद अब तक बात आगे बढ़ चुकी होती कि अचानक चाचा साईं को अपनी बिछड़ी बेटी याद आ गई। आपको पता है, मुझे बचपन से दानिम साईं से डर लगता था, लेकिन अम्मा साईं कहती थी कि दानिम साईं के साथ हम तुम्हारी शादी कर देंगे। अपने दिल में दानिम साईं को बसा लो। फ़कत 9 साल की उम्र में वो मेरे लिए अहम हो गए थे। वो मेरे थे, इन्हें क्यों नूर को दिया गया? क्या ये मेरे साथ ज्यादती नहीं थी अदा साईं? वो आंसू बहाती आज पहली बार इसके सामने अपने दिल को खोल ली थी, अपने भाई के सामने। ये सब कहते इसे अजीब लग रहा था, लेकिन वो इसे अनजान भी नहीं था, वो इसका दिल का हाल जानता था। सनान ने इसके लिए रस्ते वजूद को अपने सीने से लगाकर इसके सर पर बूसा दिया। सब ठीक हो जाएगा सना, तुम्हें समझना होगा, अब वक्त बदल गया।
9 साल की उम्र में तुम्हारे दिल में तारम साईं को बसाने वाली अम्मा साईं थी, तो तुम्हें इनके निकाह के बाद खुद को संभाल लेना चाहिए था। तुम्हें कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी, लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम अब रुक जाओ, तुम्हारी ज़िंदगी में तारम साईं से भी अच्छा इंसान आएगा। वो इसे समझाने वाले अंदाज में बोला तो वो नरमी से मुस्कुराए। मुझे नहीं आता साईं, इसे समझना होगा, क्योंकि इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगी। इसे पीछे हटना होगा। इसके सीने पर सर रखे वो बोली नहीं थी। इसकी सोचें इसे ला हासिल के पीछे भागने पर मजबूर करी थी, और ला हासिल के पीछे भागने वाले भी क्या कभी कामयाब होते हैं? कितनी खूबसूरत जगह तारम साईं, मैंने आज तक ज़िंदगी में इससे ज़्यादा खूबसूरत जगह कोई नहीं देखी। वो अपने सामने इंतहाई बड़ा दरख्त जो गुलाबी फूलों से पूरी तरह ढका हुआ था देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। कुदरत है इस पाक ज़ात की, जो हम तो खुशकिस्मत है जिन्हें देखने का मौका मिलता है। वो दिलकशी से मुस्कुराया, जबकि नूर तो इस खूबसूरत जगह के इस हसीन नज़ारे में पूरी तरह से खोई हुई थी। वो अपनी थकन को जैसे बिल्कुल भूल चुकी थी। कितनी मुश्किल से ये पहाड़ी चढ़ के ऊपर तक आए थे, और अभी ये नीचे वापस जाने में कितनी मुश्किल पेश आनी थी, ये सोचे बगैर भी इस खूबसूरत मंजर में खोई हुई थी, जब इसे अचानक मोबाइल क्लिक की आवाज़ सुनाई दी। तारम साईं ने इसकी तस्वीर ली थी, वो भी इसे नज़रअंदाज किया। वो खुद तस्वीर देखने में मसरूफ़ हो चुका था। जाओ जाकर टहनी तोड़ लो, फिर दूसरी पहाड़ी पर जाकर इसे लगाना भी है। वो इसे आगे बढ़ने का इशारा करता खुद वहीं पर मोबाइल में कुछ करने लगा। सामने एक और पहाड़ी थी। फासला बहुत कम था, लेकिन वहाँ जाने का रास्ता बहुत मुश्किल था। इस पहाड़ी से वो इसे देख तो सकती थी, लेकिन वहाँ जाने के लिए इसे एक और पहाड़ सर करना था। आपको लगता है कि हकीकत है? आपको लगता है पौधा लगाने से मुझे मेरी सच्ची मोहब्बत मिलेगी? आपको लगता है मेरा पौधा लगेगा वहाँ? इस सारे सफ़र में पहली बार इसे मुखातिब कर रही थी। मैं इन सब बातों पर ना तो यकीन रखता हूँ, ना ही इनके बारे में सोचना चाहता हूँ, लेकिन मुझे अल्लाह की ज़ात पाक ज़ात पर पूरा यकीन है। मुझे अपनी मोहब्बत के लिए ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे लगा कि मेरी मोहब्बत मुझसे जूझ जा रही है, तो मैं इससे मांगूंगा जिसके आगे कायनात की हर शय सर झुका दी है। मैं अपनी मोहब्बत किसी फूल पत्ते से नहीं, सजदे में अपने रब से मांगता हूँ। ये तो दुनिया की रस्म है, लोगों ने अपनी आजमाइश के लिए बनाई है। तुम भी आजमा लो, क्या फ़र्क पड़ता है? अगर तुम्हारा पौधा ना भी लगा, तब भी तुम्हारी सच्ची मोहब्बत तुम्हें ज़रूर मिलेगी। चलो अब जल्दी करो, रात के 9 बज चुके हैं और मोबाइल की बैटरी भी ख़त्म होती जा रही है। इस पहाड़ी पे से अंधेरे में उतरना सख्त मुश्किल है। वो उसे समझाते हुए बोला तो टहनी दौड़ने आगे बढ़ी। वो कौन सी मोहब्बत आजमा रही थी वो खुद भी नहीं जानती थी, क्योंकि ये शख्स मोहब्बत नहीं था, सिर्फ एक ताल्लुक़ था। मोहब्बत तो वो किसी और की था। अच्छा जी। वो दूसरी पहाड़ी पर पहुंचे तो यहाँ बहुत सारे पौधे लगे हुए थे। ये भी जगह इस जगह की तरह बेहद हसीन थी, लेकिन कोई भी पौधा दरख्त का रूप इख्तियार नहीं कर सकता था। इनमें से चंद ही पौधे थे जो ज़रा पुराने महसूस हुए थे, वरना यहाँ पर सब लोग शायद सिर्फ अपनी मोहब्बत को आजमा ही सके थे। कामयाब कोई भी नहीं हो पाया था। इसने वहाँ जाकर पौधा लगाना शुरू किया तो उस जगह पौधा लगाने से भी बेहद मुश्किल लगा, क्योंकि ज़मीन बेहद सख्त थी और वहाँ ज़मीन खोदने के लिए कोई चीज़ भी नहीं थी। दारम ने अपने मोबाइल फ़ोन से टॉर्च की रोशनी जला रखी थी, ताकि वो अपना काम जल्दी ख़त्म कर सके। क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? पता नहीं क्या सोचकर इसने पूछा। एक नज़र ऊपर उठाई, फिर हाँ में सर हिलाया। इसे सच में इसकी मदद की ज़रूरत थी। वो खुद भी ये नहीं कह सकती थी। वो काफ़ी मुश्किल था, ज़्यादा मुश्किल था। इसके हाँ करने की देर थी कि दारम साईं इसके पास ही ज़मीन पर बैठ गया। इसके मजबूत हाथों से ज़मीन जल्दी ही अपनी ज़िद छोड़ चुकी थी। वह ज़मीन खोदते हुए इसे पौधा लगाने का इशारा करने लगा। शायद इस काम में भी अनाड़ी थी, इसे ये भी अकेले ना हो पाया, तो दारम साईं ने आहिस्ते से इसके हाथों पर अपने हाथ रखते हुए पौधा ज़मीन के नीचे दबाया। मुझे नहीं पता ये पौधा लगेगा या नहीं, लेकिन मेरे दिल में ख्वाहिश है कि ये पौधा लग जाए, क्योंकि ये पौधा मेरे लिए काफ़ी लकी साबित हुआ। देखो तुम्हारे हाथ मेरे हाथों में, और मेरा यकीन है कि हाथ सारी ज़िंदगी यूँ ही मेरे हाथ में रहेंगे। जानम साईं, तुम मुझसे दामन छुड़ा नहीं सकती, और ना ही मैं तुम्हें कभी खुद से दूर जाने दूंगा। मैं सिर्फ बातें नहीं करता, बल्कि अमल करने पर यकीन रखता हूँ, और तुम्हें भी इस बात का एहसास जल्दी हो जाएगा जब तुम अपने आप को मिसेस दारिम शाह कहलाओगी। वैसे सच कहूँ तो तुम्हारे नाम के साथ अपना नाम देखने की बेचैनी इतनी है कि बयान भी नहीं कर सकता। वो पौधे को लगाकर उठ खड़ा हुआ। इसकी सारी बातों के जवाब में नूर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अपने साथ लाई पानी की बोतल से हाथ धोने लगी, जब दारिम ने आहिस्ता से अपना हाथ इसके सामने किया। वो कुछ भी नहीं बोल पाई, बस पानी की बोतल से इसके हाथ धुलवाने लगी। तुम्हारे साथ ये पहला सफ़र बहुत अच्छा रहा। अगर तुम समझो तो तुम्हारे लिए भी ये सफ़र काफ़ी खूबसूरत था, लेकिन मुझे पता है फ़िलहाल तुम समझना ही नहीं चाहती। पता नहीं वहाँ से कौन कौन सी गलतफहमियाँ पाल कर आई हो। खैर, तुम्हारी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी तो मैं कर दूँगा। चलो अब चलते हैं। वो अपना मोबाइल हाथों में लिए इससे कहने लगा, जब इसका मोबाइल फ़ोन इसके हाथों में बंद हो गया। मुबारक हो जानम साईं, मोबाइल फ़ोन साथ छोड़ गया, लेकिन मैं साथ नहीं छोड़ूंगा। और मेरा हाथ थामो। वो अपना हाथ आगे करते हुए इसका हाथ थाम चुका था। चांद तो नहीं था, लेकिन सितारों की रोशनी इतनी कम न थी कि वो रास्ता न ढूंढ पाते। दारम साईं अंधेरे में कैसे जाएंगे? मेरा नहीं ख्याल कि हम आज सही सलामत नीचे तक पहुँच पाएंगे। वो परेशानी से इसका बाजू थाम चुकी थी। क्यों नहीं पहुँच पाएंगे जानम साईं? तुम किस बात से खौफज़दा हो रही हो? क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है, या तुम्हें लगता है कि तुम्हें सही सलामत घर पहुँचाने के बजाय मैं तुम्हें अपने साथ कहीं दूर ले जाऊँगा? वैसे मेरा इरादा है कुछ ऐसा करने का, इसलिए मुझ पर ज़्यादा यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। वो शरारत से कहता इसके हाथों पर अपने हाथ रख चुका था, जो पहले मजबूती से इसके बाजू पर थामे हुए थे। जी नहीं, मुझे पता आप ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले, और प्लीज़ मुझे डराएं मत। हम जल्दी चलते हैं वापस। कितना घना जंगल है ना, मुझे तो जंगल से जाते हुए भी खौफ आ रहा है। वो परेशानी से बोली। तुम्हें खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है जानम साईं। ये जंगल इतना भी ख़तरनाक नहीं। इसमें ज़रा खूनख्वार जानवर नहीं है, सिर्फ सांप ही होंगे जो जहरीले होंगे, बाकी आम जानवर है।
गिदड़, भेड़िया, बकरी वगैरह इनसे खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं, जो इंसानों से डरते हैं। इस जंगल में कभी भी कोई हद दर्जा ख़तरनाक जानवर नहीं देखा गया। वो इसका डर कम करते हुए बोला। आपको गिदड़, भेड़िया, बकरी ख़तरनाक नहीं लगते? गिदड़ और भेड़िया तो मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन बकरी? वो इसके साथ चलते चलते सवाल करने लगी। नहीं जानम साईं, मुझे तो ये ख़तरनाक नहीं लगते। गिदड़ और भेड़िया आम जानवर हैं जो इंसानों से खौफज़दा रहते हैं, और बकरी तो बहुत मासूम होती है। वो इसकी मासूमाना बात पर मुस्कुराया था। क्या कहा आपने? बकरी मासूम होती है? इस तरह तो मेरी जान लेने वाली थी, और आपको बकरी मासूम लगती है? आप जानते कल रात मैं आपके कमरे में क्यों आई थी? क्योंकि वहाँ नीचे सोफे के साथ पहले टेबल पर बकरी बैठी हुई थी, बल्कि बकरी नहीं, बकरी की रूह। सनान अदा ने मुझे बताया कि जिस बकरी की पीठ पर मैंने हाथ फेरा, इस बकरी की नस्ल की रूहें फिरती हैं पूरे गाँव में। वो इसे समझाते हुए बोली, इसके लिए ना सही, लेकिन नूर के लिए बकरी बहुत खतरनाक जानवर थी। वो सिर्फ तुम्हें डरा रहा था जानम साईं, ऐसा कुछ नहीं है। हलाल जानवर की कोई रूह नहीं होती, और इसे ज़िबा किया गया था, कत्ल नहीं। वो इसे समझाते हुए बोले, शुक्र है बातों में लग जाने की वजह से इसके डर में थोड़ी कमी आई थी, और वो रूह मैंने अपनी आंखों से देखी थी। वो सच में रूह थी इस बकरी की, मैं झूठ नहीं बोल रही। वो इसे सोफे के पास वाले टेबल पर, वो एक बकरी का मुजस्मा है जो पत्थर का है, वो कोई रूह नहीं है। वो मुजस्मा आज का नहीं बल्कि 2.5 साल पुराना, जो साहिर साईं किसी म्यूज़ियम से लाया था। इसी म्यूज़ियम में इसे बहुत ज़्यादा पसंद है, आर्ट की समझ रखता है साहिर साईं। इसे जो चीज़ पसंद आती है इसे ख़रीद लेता है। इसी की पसंद करदा आर्ट थी। इसे खूबसूरत लगी, तुम इसे गलत समझ बैठी। शायद तुमने यहाँ आकर इसे नोट नहीं किया होगा, इसलिए तुम इसे बकरी की रूह समझ बैठी। उसे मुकम्मल बात बताते हुए बोला तो इसे सनान पर बेहद गुस्सा है। सनान अदा ने मुझे बेवकूफ़ बनाया? ऐसा कौन करता है? मैं इतनी ज़्यादा खौफज़दा हो गई थी, कितनी गलत बात है, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो अपने बेवकूफ़ बन जाने पर सख्त खफा हो रही थी, जबकि तारम साईं मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने लगा। हाँ बेशक गलत बात है, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में तुमने इससे कहा था कि यहाँ तुम्हें कोई इंटरटेनमेंट नहीं मिल रही, और वो तुम्हें बकरा ज़रा इंटरटेनिंग लग रहा है। शायद इसने तुम्हें इंटरटेन करने के लिए ऐसा किया होगा। वो अपनी हंसी छुपाता आगे बढ़ता चला गया, जबकि मुँह बनाती इसके पीछे पीछे चलती रही। जी बाबा साईं, आपने मुझे बुलाया? सनान साईं ने कमरे में कदम रखते ने सलाम किया और इनके पास बैठते पूछने लगा। हाँ सनान साईं, मुझे तुमसे बहुत अहम बात करनी है। तुम्हारी शादी के बारे में कुछ दिन पहले भी हमने बात कही थी, तब तुमने कहा जब तुम फ्री होगे तब इस बारे में बात करोगे। तो आज तुम बिल्कुल फ्री हो, तो क्यों ना इस बारे में मुकम्मल बात कर लें। वो एक नज़र ज़रीन बेगम की तरफ देखते हुए इससे कहने लगे। बाबा साईं, मेरे ख्याल में इस अहम बात के लिए हमें एक अलग वक्त निकालना चाहिए। अभी तो मुझे बहुत सख्त नींद आ रही है। वो बहाना बनाते हुए उठने लगा, जब अचानक बाबा साईं ने इसका हाथ थाम लिया। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो सनान साईं? आखिर क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? किस चीज़ को लेकर परेशान हो तुम? शादी की तरफ क्यों नहीं आ रहे? तुम बताओ, हमें कोई बहाना बनाते रहते हो। हम जब भी इस मौजू पर बात करते तुम बहाने बनाने लगते हो। बाबा साईं के सामने शायद आज इसका कोई बहाना नहीं चलना था। नहीं बाबा साईं, ऐसे तो कुछ भी नहीं है, आपको गलतफहमी हो रही है। दरअसल मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि दारम साईं बड़े, मुझसे अभी इनके बारे में कोई बात नहीं हो रही। तो भला मेरे बारे में क्या बात करनी? इसके पास कोई मजबूत दलील नहीं थी। दारम साईं के मन को आ चुकी है, पाकिस्तान आज नहीं तो कल ही रुखसती की बात शुरू हो जाएगी, और हम नहीं चाहते कि जर्निश के लिए कोई अच्छा रिश्ता आ जाए जो अदा साईं को तुमसे बेहतर लगे। वो बिना हिचकिचाए इसके सामने अपनी ख्वाहिश जाहिर कर भी चुके थे। जर्निश? बाबा साईं जर्निश की बात कर रहे हैं? मेरा मतलब है, कैसे आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? जर्निश तो अभी पढ़ रही है, और मैंने नहीं ख्याल कि वो ऐसा कुछ भी चाहती है। जर्निश का आखिरी सेमेस्टर है बेटा साईं, इसके बाद इसकी तालीम कंप्लीट हो जाएगी, और माशाल्लाह से इसके लिए भी से अच्छे रिश्ते आने लगे। और कुछ दिन पहले बातों में अदा साईं ने मुझे इशारा भी दे के वो जर्निश के बारे में कुछ सोचे, और मैं इस वक्त इन्हें कुछ जवाब नहीं दे सका, क्योंकि मैं तुम्हारी मर्ज़ी जानना चाहता हूँ। लेकिन तुम्हारे दादा साईं जब हयात थे, इन्होंने खुद ही कहा था कि वो तुम्हारी शादी जर्निश से करवाने का इरादा रखते हैं, और हमें भी इस पर कोई इतराज़ नहीं। मैं सिर्फ अपने बाबा साईं के अल्फाज का पास रखना चाहता हूँ। आगे तुम्हारी मर्ज़ी, अब तुम जा सकते हो, मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करूँगा। वो अपनी बात ख़त्म करते हुए बोले तो सनान जैसे किसी गहरी सोच में चला गया। वो इनकार करके अपने बाप का दिल नहीं दुखा सकता था, लेकिन इकरार करके दौरा किए इकरार दे विच वो बाबा साईं के कमरे से निकला तो जर्निश अपनी किताबें साहिर साईं के कमरे में रखने जा रही थी। इसे देखकर रुक गई। आपके लिए चाय बनाऊँ सनान साईं? इसने पहले कभी भी नोट नहीं किया, लेकिन आज इसने महसूस किया वो काफ़ी दिनों से ज़्यादा कहना छोड़ चुकी है। नहीं, मेरे ख्याल में तुम पढ़ाई कर। वो एक नज़र इसकी किताबों की जानिब देखते हुए बोला। नहीं, पढ़ाई तो होती रहेगी, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। तो एक पॉइंट समझ नहीं आ रहा था, तो साहिर था इसे समझने जा रही थी। इसने मुस्कुराते हुए कहा, इसके लहजे की शर्म हया इस पर यह बात वाज़ेह कर चुकी थी वो इसके अपने रिश्ते के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर जानती। ठीक है, वो बस इतना कहकर आगे बढ़ गया। जर्निश के अंदाज से साफ लग रहा था इसे इस शादी पर कोई एतराज़ नहीं। वो इसे शादी के लिए तैयार थी, यानी इसकी तरफ से वो इनकार की उम्मीद नहीं रख सकता था। अगर वो शर्त रखता कि पहले जर्निश की मर्ज़ी पूछी जाए, तो भी इसका जवाब ना नहीं होता, और इसके पास इनकार की कोई वजह ना थी। वो लोग जैसे पहाड़ी से नीचे उतरे थे, वहाँ गाड़ी खड़ी थी जो यकीनन साहिर साईं ने पहुँचाई थी। नीचे गाड़ी देखकर सबसे ज़्यादा खुशी तो नूर को हुई, जिसके पैर इस वक्त बहुत दर्द कर रहे थे। चलो अब आगे का सफ़र आसान है। मुझे तो लगा था हमें घर तक पैदल ही जाना पड़ेगा। गाड़ी का दरवाज़ा खोलता हुआ बोला, जबकि नूर गाड़ी में बैठते अपनी शाल तलाश करने में मसरूफ़ हो चुकी थी। लेकिन ये क्या, ये तो वो गाड़ी थी ही नहीं जिसमें वो लोग सुबह आए थे। क्या वह जानम साईं, सर्दी लग रही है? वो अपना अजरक इस पर डालते हुए पूछने लगा, जबकि नूर कुछ भी नहीं बोल पाई। एक बार फिर से वो शख्स के सामने बेबस थी। वो क्यों इसके सामने कुछ भी नहीं बोल पाती थी? क्यों इसकी गुर्बत इसे खामोश होने पर मजबूर कर देती थी?
सफ़र शुरू हो चुका था। वो दारम सिंह की अज्जा खुद पे लपेटती गाड़ी की सीट के साथ सर रखकर आहिस्ता से आंखें मूंद की। अब वो मज़ीद कुछ नहीं सोचना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी वो जितना ज़्यादा सोचेगी इतना उलझेगी। घर आने के फ़ौरन बाद सबसे पहले बाबा साईं के कमरे की जानिब आई। इस वक्त रात का 1 बज रहा था। इसने टाइम देखे बिना कमरे का दरवाज़ा खटखटाया तो हमना ने परेशानी से दरवाज़ा खोला। क्या बात है बेटा साईं, आप इस वक्त यहाँ? सब ठीक है ना, खैरियत तो है ना? वो परेशानी से पूछने लगी। जी मुझे बाबा साईं से मिलना है, इनसे बहुत ज़रूरी बात करनी, क्या मैं मिल सकती हूँ? वो इन्हें देखते हुए कहने लगी। हाँ बेटा साईं, क्यों नहीं, आप मिल सकते हैं, लेकिन आपके बाबा थोड़ी देर पहले सोए। अगर इस वक्त इन्हें जगाए तो इनकी तबीयत ख़राब हो सकती है, लेकिन अगर आपकी बात ज़रूरी है तो मैं इन्हें जगा देती हूँ, हमना ने इसे देखते हुए कहा। और इतनी रात को आई थी तो मतलब साफ था कि इन्होंने इसकी बात बहुत अहम थी, वरना इतने सारे दिनों में तो इसने कभी अपने बाबा साईं की तरफ देखा भी नहीं था। आई एम सॉरी, लगता है मैं गलत वक्त पर आई हूँ, आप मत जगाएं, मैं सुबह बात कर लूँगी इनसे। वो एक नज़र अपने मोबाइल स्क्रीन पर चलते टाइम को देखकर वहीं से मुड़ गई। हमने दरवाज़ा बंद करने लगी कि वो मुड़ी। आई एम सॉरी, मुझे आधी रात को आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था, आप आराम करें, वो कहती वहीं से पलट की, जबकि हमना मुस्कुराकर कमरा बंद कर गई। सुबह के वक्त सब खाने की मेज़ पर मौजूद थे। तो बोलो सनान साईं, क्या सोचा तुमने? बाबा साईं नाश्ते की तरफ मतवजह से मुखातिब करके बोले। आप जरनिश से पूछ लें, अगर इसे कोई एतराज़ नहीं तो मुझे भी कोई एतराज़ नहीं, आपका हर फैसला सर आंखों पर। वो बस इतना ही कह सका, जबकि बाबा साईं का सीना फ़ख्र से चौड़ा हो चुका था। तो बस फिर घर में शादी का माहौल बना दो, तरस गई आंखें इस घर में खुशी का कोई त्यौहार देखते हुए। ताया साईं ने बेहद खुशी से कहा, और दारम की तरफ मतवज्जा हो गए। तुम्हारे क्या इरादे बरखुरदार, तुमने भी सेहरा सजाना, यूं ही बैठे मुस्कुराते रहोगे? बाबा साईं मैं तो आपके रहमो करम पर हूँ, पता नहीं आप कब निगाह मेरी तरफ उठाएंगे। वो शारे से मुस्कुराते हुए बोला। हाँ तो ठीक है साईं, हम कोई अच्छी लड़की ढूंढते हैं। बीबी बड़ी बीबी ने इस बात टालने की कोशिश करते हुए कहा। वो इस वक्त दारम की शादी की बात हरगिज़ नहीं करना चाहती थी। क्या मतलब है आपकी इस बात का अम्मा साईं? शायद आप भूल रही हैं, मेरा निकाह हो चुका और मैं इससे शादी करूंगा जो मेरे निकाह में। बल्कि मैं तो कहता हूँ जरनिश और सनान साईं की शादी के साथ ही ये काम भी निपटा लें, फजूल में टालने की कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ़ और सिर्फ दर नूर शाह से। ये आपकी सोच है कि मेरी ज़िंदगी में कोई और लड़की आ सकती है? बेहतर है कि आप अपनी सोच बदल लें, क्योंकि वो सिर्फ मेरे निकाह में नहीं, मेरे दिल में भी है। अपनी माँ की सोच को बहुत अच्छे तरीके से समझता था। इनकी नज़र में नूर एक पाकी लड़की थी और इसकी तरबियत एक पागी औरत ने की थी। वो इसके हाथ में अपने घर की दौड़नी पकड़ाना जा सकती थी। देखो दानम साहब, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। नूर इन लड़कियों में से नहीं है जो घर बसाए। नूर कभी भी तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, इसके लिए ये भी सब कुछ बहुत मुश्किल होगा। बाद में पछताने से बेहतर इस वक्त कोई बेहतर फ़ैसला कर लो, उसे समझाते हुए बोली। मैं फ़ैसला कर चुका अम्मा साईं, मैं शादी करूँगा तो सिर्फ़ और सिर्फ दूर से। वो वही मेरी बीवी है और वही आपकी बहू बनेगी। और आप बाबा साईं अपने भाई तक ये बात पहुंचा दें कि मैं अपनी अमानत चाहता हूँ। मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं करूँगा। वो बिना नाश्ता के वहाँ से उठकर जाने लगा जब इसे सामने से नूर आती हुई नजर आई। अपनी भतीजी को भी बता दीजिएगा कि अब आज़ादी ख़त्म, पत्ते और पौधे लगाना बंद करे, अब कुछ नहीं हो सकता। वो इसके करीब से गुजरते हुए बुलंद आवाज़ में बोला। क्या मतलब था इनकी इस बात का? वो कुर्सी पर बैठते हुए पूछने लगी, जबकि ताइम्मा साईं गुस्से से उठकर चली गई। बेटा साईं, शादी की बात चल रही थी। ओ ग्रेट, किसकी शादी की बात? वो ज़रा रिस्पॉन्स दिए बिना बोली। तुम्हारी और दारम साईं की शादी के बाद। दारम साहिब शादी चाहते हैं, हमारा भी यही ख्याल है कि अब रुखसती हो जानी चाहिए। मैं आज तुम्हारे बाबा से साईं से बात करूँगा। बाबा साईं से कुछ भी छुपाना नहीं चाहते थे, इसलिए वाज़ेह अल्फाज में कह गए। और मुझसे ये बात कौन पूछेगा? वो खाना छोड़कर इनकी तरफ देखते हुए बोली। कोई भी नहीं। इसे पीछे से बाबा साईं की आवाज़ सुनाई दी। इन्होंने हैरान होकर इन्हें देखा। क्या मतलब आपका? उठ खड़ी हुई। मतलब साफ है बेटा साईं, अगर तुम्हें अपनी मेरी जायदाद में हिस्सा चाहिए तो तुम्हें दारम साईं से शादी करनी होगी। वैसे देखते हुए दुख से बोले, जबकि नूर की बात समझ नहीं आ रही थी कि इन्हें पता कैसे चला वो यहाँ किस लिए आई है। क्या कहना चाहते हैं आप? वो कंफ्यूज होकर इनसे पूछने लगी। कहने और सुनने के लिए कुछ पता ही नहीं है बेटा साईं। मुझे लगा तो तुम अपने बाप की मोहब्बत में यहाँ तक आई हो, लेकिन ये जानकर अफसोस हुआ कि तुम्हारी तरबियत जिस औरत ने की है, इसने तुम्हारे अंदर भी वही लालच भर दी जिसके अंदर भरा। वो ना खुद कभी रिश्ते निभा सकी और ना ही इसने कभी तुम्हें रिश्ते निभाने सिखाया। मुझे अफसोस है कि इसने मेरी बेटी को भी अपनी तरफ बना दिया। लालच और मतलब परस्त आदि सोचकर भी दुख हो रहा है कि मैं क्यों तुम्हारे लिए लड़ नहीं सका। काश मैं लड़ता और तुम्हें अपने साथ वापस ले आता। कम से कम आज मुझे अपनी बेटी को देखकर शर्मिंदगी ना होती। अगर मैं तुम्हें अपने साथ ले आता तो तुम्हारी तरबियत मैं करता, लेकिन इतनी अच्छी करता कि दुनिया फ़ख्र करती। मैं सर उठाकर कहता कि तुम मेरी बेटी हो, लेकिन तुमने मेरा सर झुका दिया। नूर, तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया। देखिए, मैं इसने कुछ कहना चाह कर इसकी बात काटते हुए फिर से बोले। मैं जानता हूँ बेटा सही कि तुम यहाँ दौलत के लिए आई हो। तुम्हें मैं अपने हिस्से के अलावा किसी से कोई लेना देना नहीं, अपने बाप से भी नहीं। वो अल्फाज कहते हुए कितनी तकलीफ से गुजरते ये तो सिर्फ वही जानते थे, लेकिन इनके अल्फाज ने इसे शर्मिंदा कर दिया था। वो सर झुका गई। इन्हें सब कैसे पता चला? ये जानने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। इनके हाथ में वो अपना फ़ोन देख चुकी थी कि इन्होंने इसकी और समरा की व्हाट्सएप वॉइस सुनी थी। वो अपना फ़ोन वही बाहर चार्ज पर लगा कर नीचे आई थी, और इसकी ये सबसे बुरी आदत थी, अपना फ़ोन लॉक नहीं करती थी, जिसका एहसास से आज हो रहा था काश वो लॉक कर देती। वो सर झुका इनके सामने खड़ी थी। इसके पास कुछ भी नहीं था कहने को, अपनी सफाई में बोलने को। इसे समझ नहीं आ रहा था, इसलिए सिर्फ खामोशी से खड़ी इनको सुन रही थी। पता नहीं अब क्या होना था। अब तो फैसला इन्होंने करना। कल तक वो इसके मुजरिम थे, आज वो इनकी मुजरिम बन गई थी। तो तुम्हें अपना हिस्सा चाहिए ना नूर? तो मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा ज़रूर दूंगा, क्योंकि तुम्हारा हक है, लेकिन मैं तुम्हें आज नहीं दूंगा, बल्कि 6 माह बाद दूंगा। जब तुम इस जायदाद के काबिल बन जाओगे, मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे दूंगा। क्या मतलब है आपका? क्या करना होगा मुझे 6 माह में?
वो सब कुछ जान चुके तो अब मज़ीद इनसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहती थी, इसलिए पूछने लगे। फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हें कोई मुश्किल काम नहीं दूंगा। तुम्हें रिश्तों की कदर करनी होगी, तुम्हें 6 महीने से हवेली में रहना होगा दारम सईद से शादी करके। वो फैसला सुनाते हुए बोले तो नूरी ने देख कर रह गई। लेकिन मैं ये शादी नहीं करना चाहती। जब मुझे यहाँ रहना नहीं है तो मैं शादी क्यों करूँ? मैं तो यहाँ दारम सईद से तलाक लेने आई थी, इनके साथ ये रिश्ता निभाने के लिए नहीं। मैं सारी ज़िंदगी इस हवेली में नहीं रह सकती, मुझे आपकी शर्त मंजूर नहीं। वही देखते हुए बोली, ठीक है, अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर नहीं तो फिर भूल जाओ कि इस जायदाद में तुम्हें कोई भी हिस्सा मिलेगा, क्योंकि मैं अपनी सारी जायदाद अपने होने वाले दामाद के नाम कर चुका हूँ। और ये जायदाद मेरी बेटी को तब भी मिलेगी जब तक वो रिश्तों की कदर नहीं करती, अपने से जुड़े हुए ताल्लुकात को निभाने का हौसला नहीं रखती। दारम सईद, तुम्हारा निकाह बड़ों का फैसला था, मेरे बाबा सही की ख्वाहिश थी, और इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मुझे चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मैं ज़रूर करूँगा। या तो तुम आज से फिर वापस लौट जाओ या फिर मेरी शर्त मान लो। तो मेरे पास 2 ही रास्ते हैं। वो अपनी बात कहते हुए ख़त्म करके जाने लगे। मुझे सिर्फ 6 माह के लिए रिश्ता निभाना है ना? इससे पहले को बाहर निकलते इनके समातों से इसकी आवाज़ टकराई। हाँ बेटा सही, तुम्हें रिश्ता 6 माह के लिए निभाना है, इसके बाद दारम साई की मर्जी, लेकिन फैसला सोच समझ कर करना। वो बस इतना कहकर बाहर निकल गए, जबकि नूर गहरी सोच में थी। नहीं मॉम, आप नहीं जानती, दारम साई मुझे कभी भी तलाक नहीं देंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊँगी। अगर मैं शादी के लिए तैयार होगी तो आप नहीं जानती दारम साई किस कदर ज़िद्दी इंसान है, वो इतनी आसानी से मुझे कभी भी नहीं छोड़ेंगे। अगर मैं इनसे शादी के लिए तैयार होगी ना तो मैं खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लूँगी। मुझे लगता है मुझे वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब की शर्त के मुताबिक ये काम मेरे लिए बेहद मुश्किल है। वो हार मानते हुए बोली, बेवकूफ़ लड़की, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया? खबरदार जो तुम हार मानकर वापस आने की कोशिश की। सिर्फ 6 माह की बात है, जैसे कि तुम्हारे बाप ने शर्त रखी है। इसके हिसाब से 6 माह के बाद दानिश तुम्हें तलाक दे या ना दे, तुम इसे छोड़कर आ जाना, और तुम्हारे बाप की शर्त पूरी हो जाएगी, तुम्हें तुम्हारी जायदाद का हिस्सा मिल जाएगा। तुम्हें सिर्फ 6 महीने रिश्ता चलाना है, फिर तुम्हारा बाप और दानिश जाए भाड़ में। तुम बस अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचो। अगर तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल गया तो तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तुम आज़ादी और अय्याशी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकोगे। सब कुछ होगा तुम्हारे पास, पैसा, दौलत, बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस। तुम्हें किसी चीज़ के लिए जॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद अपनी मर्ज़ी के मालिक बन जाओगे। इन 6 महीनों में तुम दारम को इतना टॉर्चर करना कि वो खुद ही तुमसे अलग होने के लिए तैयार हो जाए। तुम देखना, दारम खुद ही तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहेगा। समरे से समझाते हुए बोली, लेकिन मॉम, आप दारम साई को नहीं जानती, वैसे भी मुझसे नहीं किसी और से मोहब्बत करते। मैं अपनी वजह से किसी को तकलीफ़ नहीं देना चाहती। मैं जानती हूँ दारम साई की शादी से सबसे ज़्यादा तकलीफ सना को होगी, जो सिर्फ दारम साई से मोहब्बत नहीं करती बल्कि इन्हें अपना सब कुछ मानती है। आप नहीं जानती वो दारम साई से कितनी मोहब्बत करती है। तो मेरी जान, अगर वो दारम शाह से मोहब्बत करती है तो ये तो अच्छी बात है ना। इससे दारम खुद तुमसे अलग होना चाहेगा। वो भी क्यों अपनी मोहब्बत को तुम्हारे लिए ठुकराएगा? वो खुद ही 6 महीने के बाद तुम्हें छोड़ देगा। इस तरह बड़ों का फैसला, इसमें दारम शाह की अपनी कोई मर्जी शामिल नहीं। ये भी तो देखो, तुम्हें इससे बहुत कुछ हासिल हो सकता है मेरी जान। लेकिन अगर तुम यहाँ से पीछे हटी ना तो तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। करोड़ों की नहीं, अरबों की जायदाद है मेरी जान। अगर तुम्हें वो अरबों की जायदाद चाहिए ना तो थोड़ी मेहनत तो तुम्हें करनी पड़ेगी। इस दुनिया में इंसान कुछ भी करे, हर काम के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। किसी को धोखा देना भी आसान काम नहीं है, और तुम किसी को धोखा दे भी नहीं रही। तुम्हारे बाप की शर्त के बारे में वो भी जानता होगा, और अगर नहीं तुम्हें ये लगता है कि वो शादी के बाद तुम्हें बीवियों की तरह ट्रीट करेगा तो सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है। वो तुम्हें कोई अहमियत नहीं देगा। किसी भी मर्द की नज़र में अहमियत की हामिल इसकी मनचाही बीवी होती है। डार्लिंग, इसकी नज़र में अहम तो वो बीवी होगी जो इसके पैर धोकर पिए, इसे मालिक बनाकर खुद इसकी नौकर बन जाए। और तुम तो ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, बल्कि तुम तो इसके साथ लिया दिया रवैया रखोगे। ना तो तुम इसे अपने पास आने दोगी और ना ही इसके साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक जोड़ोगी। यकीन मानो दारम शाह, तो क्या इस दुनिया का कोई मर्द एक ऐसी बीवी को कबूल नहीं कर सकता जिससे मोहब्बत ही ना करती हो। वो इसे समझाते हुए क्या आई थी, जबकि इनके अल्फाज मोहब्बत पर वो गहरी सोच में चली गई। मोहब्बत क्या? वो इससे मोहब्बत नहीं करती थी। 13 साल की उम्र में सिर्फ इसने इसी को सोचा था। इसने जैसे अपने आप को इसकी अमानत बना रखा था। निकाह की अहमियत को समझकर इसने किसी दूसरे मर्द की तरफ निगाह उठाकर देखना भी अपने लिए गुनाह समझ लिया था। बॉयफ्रेंड तो दूर की बात, इसने दोस्तों में भी कोई लड़का दोस्त नहीं था। लेकिन ये मोहब्बत तो ना थी, ये तो सिर्फ वो बंधन था निकाह का जो इसे अपनी तरफ खींचता था। इसने तो कभी भी दारम साहब से मोहब्बत नहीं की थी। वो तो सिर्फ इसका रिश्ता था जिसे वो अहमियत देती थी, क्योंकि निकाह की अहमियत को वो समझती थी। इस रिश्ते की पाकीज़गी ने इसे कभी भटकने नहीं दिया। हाँ, इसने बहुत सोचा था इसके बारे में। वो दिन रात सोचती थी दारम कैसा होगा, कैसा दिखता होगा, कैसे चलता होगा, बात कैसे करता होगा। इसकी हर चीज़ अहमियत रखती थी, लेकिन इसकी वजह मोहब्बत नहीं, सिर्फ वो बंधन था जिसे सब कुछ सोचने पर मजबूर करता। वरना दारम शाह की क्या अहमियत थी इसकी नज़रों में? कुछ भी नहीं। वो इसके लिए अहम था क्योंकि वो इसके निकाह में थी। अगर वो इसके निकाह में ना होती तो शायद दारम शाह की कोई अहमियत नहीं होती। और अब जब वो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं रखना चाहती तो फिर अहमियत कैसी, कैसी मोहब्बत, कैसा निकाह? जब ये निकाह का ताल्लुक ही खत्म हो जाएगा तो वो क्यों इतनी परेशान हो रही थी? और ये सब शायद इसीलिए इसके लिए मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो सब कुछ करना चाहती थी क्योंकि इसे अपना फ्यूचर बनाना था। चंद दिन भूखे रहकर इसने समझ लिया था कि सवाई दौलत की दुनिया में और कुछ नहीं होता। वो कर सकती थी। वो 6 महीने के लिए दारम शाह के साथ रहकर ये रिश्ता निभा सकती थी, और फिर 6 माह के बाद इसे इसका हिस्सा मिल जाना, तो इसके बाद तो यहाँ से हमेशा के लिए चली जाती। एक बार इसे जायदाद मिल जाए तो फिर कौन शर्मशाद, कौन दारम साई। इसे सिर्फ और सिर्फ अपनी जायदाद चाहिए थी। इसे किसी से कोई मतलब नहीं था, और अपने मतलब के लिए दारम शाह के साथ शादी के लिए तैयार थी। 6 महीने तो अपनी आने वाली ज़िंदगी को बुरी यादों के साथ भुला सकती थी। अपनी माँ से बात करने के बाद इसने खुद फैसला कर लिया के बाद शाम ही अपना फैसला सबको सुना देगी और बता देगी कि इसे अपने बाप की शर्त मंजूर है।
क्या मतलब आपका चाचू साईं? आपने इसके सामने शर्त क्यों रखी? आप जानते हो इस सब का क्या मतलब निकालेगी? इससे तो इसकी निगाह में इस रिश्ते की कोई अहमियत ही नहीं होगी चाचू साईं। अगर आपने इससे अपनी जायदाद आप मांगी तो इसका हक है, आपको इसके सामने शर्त नहीं रखनी चाहिए थी। मैं इस ताल्लुक को क़यामत तक निभाना चाहता हूँ, सिर्फ 6 माह तक नहीं। आपने गलत किया चाचू साईं। इसने मुसीबतें देखी अपनी आंखों से, इसने भूख झेली, और यकीन करें चाचा साईं, ये जो शख्स भूख बर्दाश्त कर लेता है ना, इसके लिए दुनिया का कोई काम मुश्किल नहीं होता। अगर इसे जायदाद चाहिए थी तो आप ये सारी जायदाद इसके नाम कर देते। आपने अपनी जायदाद मेरे नाम क्यों की? वो बेहद दुख से बोल रहा था। मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर किया दारम साईं, और तुम्हारे साथ इसका ताल्लुक ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसके सामने साफ कह दिया कि 6 महीने के बाद अगर दारम साईं चाहे तो वो तुम्हें छोड़ सकता है। मैं जानता हूँ वो तुम्हें मजबूर करेगी इस ताल्लुक को ख़त्म करने के लिए, लेकिन मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर भी पूरा यकीन है। मैं यकीन से कह सकता हूँ तुम्हारी मोहब्बत इसके सामने हारेगी नहीं। वो बागी होगी, इस रिश्तों का एहसास नहीं। मैं सिर्फ एक कोशिश कर रहा हूँ इसे खून के रिश्तों का एहसास दिलाने की। मैं जानता हूँ इसके लिए बहुत सब कुछ मुश्किल होगा, लेकिन वो मेरी बेटी है दारम साईं, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। वो मेरे लिए मेरी जान से ज़्यादा अजीज़ है। इसके सामने 6 माह की शर्त रख कर इसे मजबूर कर रहा हूँ कि वो मेरे साथ रहे। शायद हम सब की मोहब्बत इसे रोक लें, इसे हम सब की मोहब्बत सीधे रास्ते पर ले आए। वो जो गलत रास्ते पर चल निकली है, मतलब कि दुनिया में कदम रख चुकी है, मैं इसे वापस अपनों के पास लाऊंगा। मैं इसे बताऊंगा कि इस दुनिया में दौलत जायदाद कुछ भी नहीं होती, खूनी रिश्ते ही इंसान की असल ताकत होते हैं। और मुझे यकीन है वो समझ जाएगी। वो नादान है लेकिन दिल की बुरी नहीं है। तुम भी कोशिश करना कि इसकी नादानियों को माफ़ करके इसके साथ नए सफ़र की शुरुआत करो। इन 6 महीनों की शर्त को तुम अपने और इसके रिश्ते के बीच में मत आने देना। अगर इसे मेरी मोहब्बत ना रोक सकी, हम सबकी मोहब्बत ना रोक सकी, तो इसे तुम्हारी मोहब्बत रोक लेगी। मुझे यकीन है अगर इसने मेरी हम सबकी मोहब्बतों को ठुकरा भी दिया ना, तब भी वो तुम्हारी मोहब्बत को नहीं ठुकरा पाएगी। मेरी बेटी को एक मौका दो दारम साईं। मैं तुमसे अपनी बेटी के लिए 6 माह का वक्त मांगता हूँ। मैं तुमसे अपनी बेटी के लिए मोहब्बत, चाहत, तवज्जो मांगता हूँ जो तुम बचपन से देना चाहते हो। दारम साईं, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बेटी को अपना लो, इससे पहले को अंधेरों में निकल जाए। ये क्या क्या कह रहे हैं आप? वो सिर्फ आपकी नहीं, मेरी भी मोहब्बत है। मेरे लिए भी इतनी अजीज़ है जितनी आपके लिए। आप मुझे अपना सबसे कीमती असासा देकर हाथ जोड़ें? ये तो गलत बात है ना चाचू साईं। हाथ तो मुझे जोड़ने चाहिए कि आप मुझे मेरी मोहब्बत दे रहे हैं। इसका इंसार सुनने के बाद भी आप मुझसे मेरी मोहब्बत नहीं छीन रहे। भला इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए होगा? बस आप अभी आंसू साफ करें। आपकी बेटी को लगता है ना वो 6 महीने बाद मुझे छोड़कर चली जाएगी, तो कह दीजिएगा इसे कि अगर हिम्मत है तो छोड़कर जाए। दानिम शाह से इतनी मोहब्बत देगा कि दुनिया की हर जायदाद दौलत इसे मेरी मोहब्बत के सामने फीकी लगेगी। दानिम शाह इसे इतनी मोहब्बत करेगा कि मेरे बिना जीने का तसव्वुर भी नहीं करेगी। बस अब से आप अपनी बेटी की फ़िक्र करना छोड़ दें। अब से वो दानिम शाह की जिम्मेदारी है, और इसकी अक्ल अब मैं ठिकाने लगाऊंगा। आपकी शादी की तैयारियाँ करें। वो उनके हाथ थामते हुए बोला, तो चाचू साईं ने खुशी से इसे अपने सीने में भेज दिया। अरे इतनी जल्दी? घर में शादी की तैयारियां? खैरियत तो है? अभी तो हमारी दुल्हन ने हाथ तक नहीं की। साविश कमरे में दाखिल होते हुए बोली, तो जरनिश लम्हे में सड़ता पैर सुरख होगी। खबरदार जो तुमने मुझे तंग करने की कोशिश की। मैं पहले बता रही हूँ, मैं दारिम साईं से नहीं बल्कि साहिर अदा से शिकायत करूँगी तुम्हारी। इसका शरारती अंदाज से बौखलाने पर मजबूर कर गया था, इसलिए वह उसे धमकी देते हुए बोली, हाँ जी, जैसे साहिर अदा तो हम पर मिनिस्टर लगे हुए हैं। क्या उखाड़ लेंगे साहिर अदा मीर मेरा? ज़रा तफसील से बताएं मुझे, और मैं तो तंग करूँगी, छेड़ूंगी भी। भई हमारे ख़ानदान की पहली शादी है, तो मैं तो आपको इतनी आसानी से हरगिज़ नहीं छोड़ने वाली। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और ताज़ा खबर सुना देती हूँ। मेरे कानों में थोड़ी देर पहले खबर पड़ी है कि वो अपनी बातें थोड़ी छोड़ती जाकर सना के साथ बेड पर लेट गई, जो खुद भी इसकी बात सुनने के लिए काफ़ी बेचैन थी। के से आगे भी कुछ बोलो, क्यों तंग करियो? सना इसे चपत लगाते हुए पूछने लगी कि इस जुम्मे को रस्म में आई हो और हम सब शॉपिंग पे जाने वाले हैं। बेहद खुशी से चहकते हुए बोली, तो सना जो बेड पर लेटी थी खुशी से देकर उठकर खड़ी हुई। अरे मेरी जान, क्या खबर सुनाई? उफ़, कितने दिनों से शॉपिंग के लिए अम्मा साई के तरले करी थी, लेकिन मजा रहा जो अम्मा साई ने मेरी एक भी बात सुनी हो। शुक्र है शादी के बहाने शॉपिंग तो हो जाएगी। शॉपिंग का चांस तो बना। दुल्हन बेगम तैयारियां कर दो। वैसे मेरे भाई को ना हल्का नीला रंग बहुत पसंद है, तो वलीमा का ड्रेस क्या हल्के नीले रंग का खरीदे? सना भी जरनिश को छेड़ने में भरपूर साविश का साथ देने लगी। बाकी सब कुछ अपनी जगह, लेकिन इसे अपने भाई की शादी की खुशी भी बहुत ज़्यादा थी, जो नूर को सोचकर वो ख़राब नहीं करना चाहती थी। तो फिर क्या ख्याल है दुल्हन बेगम आपका इस बारे में? सना एक बार फिर इसे मुखातिब करते हुए बोली, तो फिर सुरख होगी। भाड़ में जाओ कमीनी हो, जो मर्जी कर लो, मुझसे कोई पूछ रही हो? वो रोती हुई शक्ल बना दी कमरे से बाहर भागी, जिस पर इन दोनों ने कहका लगाया, या अल्लाह, ये लड़की तो शादी से पहले इतना ज़्यादा शर्मा रही, शादी के बाद इसका क्या हाल होगा? जाविश ने हंसते हुए बोली, कुछ नहीं होता यार, मेरे भाई को शर्मीली लड़कियाँ पसंद है। सना ने आंख मारते हुए कहा। एक बात तो बताएं सना दी, सनानदा को शर्मीली लड़कियाँ पसंद है, ये आपको कैसे पता? वो कुछ कन्फ्यूज़ होते हुए पूछने की। तुक्का, इसने एक लफ्ज़ी जवाब दिया, जिस पर मेरा काका उठ के बैठ गया। जिस पर इन दोनों का कहका एक बार फिर से बुलंद हुआ। तो बोलो बेटा साईं, क्या फ़ैसला किया तुमने? क्या चाहती हो कि तुम वापसी या फिर मेरी शर्त कबूल है तुम्हें? बाबा साईं सोफ़े पर बैठे शायद इसके आने का इंतज़ार कर रहे थे। मैंने बहुत सोचा आपकी शर्त के बारे में। ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन सिर्फ 6 माह तक। 6 महीने के बाद मेरी चलेगी, इसके बाद मैं आज़ाद हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से गुजारूँगी। आप मेरे साथ गेम खेलें, आप मेरे साथ डील करें ना, तो डील शर्तों के मुताबिक की जाती है। मेरी भी एक शर्त है,
अगर आपको मेरी शर्त मंजूर है तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ, और अगर आपको मेरी शर्त मंजूर नहीं तो फिर सारी ज़िंदगी यहाँ पर रुकने का इरादा रखते हैं तो मुझे आपकी शर्त मंजूर नहीं है। वो बहुत कुछ सोच कर आई थी। बस एक बात याद रखना, बिज़नेस की दुनिया में शोहरत वही रखता है जो कीमत अदा करता है। तुम कोई शर्त नहीं रख सकते। अगर तुम अपनी शर्तों पर ये डील करने जा रही तो हम ये डील कैंसिल कर देंगे। मुझे सोच कर आई थी अगर 2 बातें इनकी मानेगी तो एक अपनी भी मनवाएगी। इनके बदले अंदाज पर वह हैरान रहेगी। मैं कोई खैरात नहीं मांग रही, आपसे अपना हक मांग रही हूँ। वो चिल्ला उठी। इसके लहजे में बदतमीजी साफ झलक रही थी। लेकिन जो तरीका तुमने अपना हक मांगने का अपनाया ना बेटा सही, ये खैरात से भी बदतर है। इस तरह तो हम किसी को खैरात भी ना दे जिस तरह तुम अपना हिस्सा मांग रहे हो। हक मांगने का एक सही तरीका होता है। लेकिन तुमसे क्या शिकायत, तुम्हें शायद तुम्हारी माँ ने इसी तरह सिखाया होगा, लेकिन मैं हूँ ना, तुम्हें सब सिखाऊंगा क्या सही है और क्या गलत। 6 महीने तक तुम इस रिश्ते को निभाओ, इसके बाद आराम साई की मर्जी होगी वो तुम्हें तलाक देना चाहता है या नहीं। लेकिन मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। ये डील 6 महीने की, और 6 महीने के बाद जो चाहे कर सकती हूँ मैं। वो इनकी बात काटते बोली। शौक से कर सकती हो, तुम्हें किसी भी काम के लिए नहीं रोका जाएगा। अगर तुम चाहो तो वापस जा सकती हो, लेकिन तलाक का फैसला दारम साई करेगा, तुम नहीं। बल्कि अब से 6 महीने तक के सारे फैसले दारम साई करेगा। मतलब कि आप 6 महीने के लिए मुझे दारम साई का गुलाम बना रहे हैं? वो इसे देखते हुए बेयकीनी से पूछने लगी। मैं तो तुम्हें इसकी बीवी बना रहा हूँ बेटा साई, आगे तुम्हारी मर्जी कि तुम कौन सा मुकाम हासिल करती हो। ये तुम्हारी मर्जी कि तुम आगे क्या सोचती हो, क्या करती हो, किस तरह से इस ताल्लुक़ को निभाती हो, और इन सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं जानता। अब आगे के सारे मामला तुम और दारम साई तय करो। अब तुम जा सकती हो, जाकर शादी की तैयारियां करो। आज रात 10 में माइयाँ होगी, कुछ ही दिन में मेहमान आना शुरू हो जाएंगे। इस जुम्मे को तुम्हारा निकाह दोबारा से दारम साई के साथ करवाया जाएगा। जाकर तैयारी करो। हफ्ते के दिन तुम्हारी रुखसती, और अपनी माँ को भी बेशक ये बात बता देना कि तुम्हारा बाप इसकी और तुम्हारी प्लानिंग के बारे में सब कुछ जान गया। और ये भी बता देना कि अपनी बेटी को बर्बाद नहीं होने देगा। वो अपनी बात मुकम्मल करके खुद ही उठकर वहाँ से चले गए, जबकि नूर भी मजीद किसी का सामना नहीं करना चाहती थी, इसलिए अपने कमरे की जानिब चली आई। अरे वाह, तैयारियां शुरू भी होगी। लगता है माइयों की रस्म बहुत धूमधाम से होगी। आखिर किसके भाई की शादी है? वो बेहद खुशी से घर में होती शादी की तैयारियों पर गौर कर रही थी जब सानिया हाथों में फूल के थाल लिए ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आई। अरे लड़की रुक जाओ, ये सब कहाँ लेकर जा रही हो? और ये दुल्हनों को जेवरात मंगवाएं, अब क्या जरनिश हाथ और पैरों में दोनों चीज़ें पहनेगी? हैरानगी से फूलों से सजे जेवरात को ऊपर ले जाते पूछने लगी। अरे नहीं अदी, ये एक जरी की शादी के लिए और एक नूर अदी के लिए। दुल्हन 2 हैं तो जेवरात भी तो 2 के आएंगे ना। अच्छा, अब मैं ये जल्दी से ऊपर छोड़ के आती हूँ, फिर सकीना खाला मेरे लिए भी बना रही है, इनसे वो लेने हैं। वो खुशी से कहती ऊपर की जानिब जा चुकी थी, जबकि वो इसके अल्फाजों में उलझी हुई थी। वैसे सोचना भी नहीं चाहती थी, जिसका इशारा सानिया से देकर गई थी। 2 दुल्हनें कैसे? दुल्हन तो जरनिश है ना, फिर नूर को कहीं नूर शादी के लिए मान तो नहीं गई? वो परेशानी से सोचती तेरी से सीनियाँ उतरती अपनी माँ के कमरे की जानिब जा रही थी, जहाँ से आती आवाज़ होने से वहीं रुकने पर मजबूर कर दिया। किस बात की खुशी साईं? अपनी बेटी की खुशियाँ अपनी आंखों से बर्बाद होते देखने के बाद मैं किस बात की खुशी में रहूँ? साईं जवाब दे मुझे। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं अपनी बेटी की खुशियों को आग लगाकर किसी और की खुशियों में शरीक हूँ। मैं शादी पर नहीं जाऊँगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं शादी में हरगिज़ नहीं जाऊँगी। मेरा आखिरी फैसला। ज़रीन बेगम को जब से पता चला कि दारम शाह की शादी नूर से होने वाली है, वो बहुत ज़्यादा दुखी थी। बंद करो अपनी ज़िद को बेगम, वो मेरे भतीजे की शादी है, मैं वहाँ पर ज़रूर जाऊँगा। तुम्हें भी शादी में मेरे साथ आना होगा। मैं अपने बच्चों की वजह से हम भाइयों में किसी किस्म की कोई इख्तलाफात नहीं आने दूंगा। और मेरी ये बात याद रखना, मैं अपने भाइयों से बेहद मोहब्बत करता हूँ। मेरे बाबा साईं की ख्वाहिश है कि हम भाई कभी भी अलग ना, और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। हम 4 भाई कभी अलग नहीं होंगे, इसलिए बेहतर होगा कि बच्चों के इख्तलाफात बीच में मत लाओ। और जहाँ तक बात सना की है, तो ये तुम्हारी गलती है। तुमने क्यों इसके जज्बात को हवा दी? तुम्हें किसने हक दिया मेरी बेटी के लिए निकाहशुदा इंसान के ख्वाब सजाने का? अगर आज मेरी बेटी उदास है तो इसके पीछे वजह सिर्फ तुम हो। ये सब तुम्हारी गलती है, लेकिन इंशाल्लाह इसका भी हल निकल आएगा। अदा साईं कह रहे थे कि साहिर के लिए वो घर में से किसी बच्ची के बारे में सोचते हैं। जरनिश की शादी तो सनान से हो रही है, मेरा नहीं ख्याल कि साईं कभी भी जाविश जैसी अलबेली सी लड़की से शादी के बारे में सोचेंगे। इंशाल्लाह इनका फैसला सना ही होगी। उम्मीद है कि सना का रिश्ता घर में ही हो जाएगा, और साईं हमारा देखा भाला बच्चा, फिर हमारी बेटी सारी ज़िंदगी के लिए हमारी आंखों के सामने रहेगी। हमें और क्या चाहिए? वो सोचते हुए बोले, जबकि दरवाजे पर खड़ी सना का बस नहीं चला, वो कुछ कर बैठे। इन लोगों को क्यों नहीं समझ आ रहा? वो दारम से मोहब्बत करती है। दारम इसकी पहली और आखिरी मोहब्बत है। इसकी जगह इसके दिल में कोई नहीं ले सकता। वो अपने आंसू साफ करती अपने कमरे की जानिब चली गई। जाओ फिर बैठी रहे। अम्मा साईं कमरे में आई तो इसे जले पैर की बिल्ली की तरह इधर से उधर टहलते पाए। क्या हुआ? तुम इस तरह से क्यों परेशान क्यों हो रही हो? खैरियत तो है ना? इसने जब से दारम साईं नूर की शादी की खबर सुनी थी बेहद परेशान थी। इसकी परेशानी को सोचते ज़रीन बेगम ने इसके कमरे में आने का फैसला किया। मैं साहिर रदा से शादी नहीं करूँगी अम्मा साईं। बाबा ने ऐसा सोचा भी कैसे? मैं दारिम से मोहब्बत करती हूँ और किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। आप प्लीज़ इन्हें बता दें, मैं हरगिज़ साहिर रदा से शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं साहिर रदा से शादी नहीं करूँगी। ये क्या ऑल फॉल बके जा रही हूँ सना? क्या कमी है साहिर साईं में? माशाल्लाह सर, काम में बेहतरीन है, हर चीज़ में नंबर 1, खूबसूरत है, बहादुर है, सबसे बेहतर तलीम याफ्ता। और वैसे भी फ़िलहाल ये बात घर के बड़ों में, अभी तो फ़िलहाल मेरे ख्याल में साहिर को भी नहीं पता इस बारे में कुछ भी, और तुम इस चीज़ को अपने सर पर सवार किए हुए। मेरी एक बात याद रखो सना, साहिर साईं भी दारिम से कम नहीं, यहाँ तक कि जायदाद में भी इनका बराबर का हिस्सा है।
तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी और सबसे बढ़कर तुम हमेशा इस घर में रहोगी हमारे सामने। साहिर गुस्से का ज़रा तेज़ है, लेकिन इसका गुस्सा दारिम साईं के सामने कुछ भी नहीं है। अगर तुम दारिम से शादी के लिए तैयार हो तो साहिर, तो फिर मैं दारिम से शादी के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं इनसे मोहब्बत करती हूँ। मैंने साहिर अदा को कभी इस नज़र से नहीं देखा, मैं सच सोच भी नहीं सकती इनके बारे में। मैं इनसे कभी शादी नहीं करूँगी। या तो इनसे इस बात को यही ख़त्म कर दें। अगर आप इस चीज़ के बारे में आगे का कुछ सोचते हैं तो प्लीज़ मेरी तरफ से इनकार कर दीजिएगा। मैं इनके सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, सना तुम्हारे पापा साईं इस रिश्ते के लिए राज़ी हैं। वो कुछ सोच समझ कर ही राज़ी है ना। तुम्हारे माँ बाप से बेहतर तुम्हारे लिए बेहतर बारे में और कौन सोचेगा। हम बहुत सोच समझ कर फैसला करेंगे। मेरी जान, मैं सारी ज़िंदगी दारम साईं की मोहब्बत में तुम्हें तबाह होते नहीं देख सकती, लेकिन मैं दारम साईं के अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगी। अगर मेरे नहीं हो सके तो क्या हुआ, मैं सारी ज़िंदगी इनकी रहूँगी। वो आंसू बहाते हुए बोली, ये क्या बचपना है सना। ठीक है, सारा कसूर मेरा ही है। मैंने तुम्हारे दिमाग में ये सब डाला है कि तुम्हारी शादी दारम शाह से हो सकती है। अब मैं तुम्हें मज़ीद बचपना नहीं करने दूंगी। इनकी तरफ से बात चलते ही मैं तुम्हारे रिश्ते के लिए हाँ कर दूंगी और हम तुम्हारी शादी का फैसला करेंगे, तुम नहीं। हम अपनी बेटी की ज़िंदगी एक ऐसे शख्स के साथ नाम पर बर्बाद नहीं होने देंगे। एक गलती मुझसे भी मानती हूँ, लेकिन ये गलती मैं तुम्हें सारी ज़िंदगी निभाने नहीं दूंगी। याद रखना, हम तुम्हारे माँ बाप है, तुम्हारे लिए गलत फैसला नहीं करेंगे। वो गुस्से से कहती कमरे से बाहर निकल गई, जबकि सना वहीं बेड पर बैठी आंसू बहाने लगी। अम्मा साईं चाहे कुछ भी क्यों ना हो, जो दारम साईं के अलावा और किसी के बारे में भी नहीं सोच सकती। शादी करूँगी तो सिर्फ और सिर्फ दारम साईं से। दारम साईं के अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं आ सकता, कभी भी नहीं। इसे कमरे में आने के बाद पता चला कि आज सिर्फ जर्निश की नहीं बल्कि इसकी भी रस्में मायूं की जा रही है। लेकिन कोई से कौन सा कोई फ़र्क पड़ता था, और ड्रामा करने का फैसला कर लिए तो सारा ड्रामा करने के लिए भी तैयार थी। इसे इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अब वो अपने हिस्से की तरफ से के लिए कुछ भी कर सकती थी। अगर वो अपने हिस्से के लिए 6 महीने की शादी के लिए तैयार होगी तो फिर बाकी के दिखावे पर इसे क्या एतराज़ हो सकता था। पहले हल्दी मायूं जुमे के दिन की जा रही थी, बल्कि जुमे को मौलवी साहब ने पाक दिन करार देकर इस दिन निकाह रख दिया था। बाकी सारी रस्म जुमे से पहले पहले अदा होनी थी, इसलिए रस्म मायूं आज ही रखती कि सब लोग जमा होना शुरू हो गए थे। जबकि वो बिना ज़्यादा किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट लिए ऊपर अपने कमरे में आ गई, जहाँ इसके लिए खूबसूरत ड्रेस के साथ खूबसूरत फूलों के जेवरात बेड पर रख दिए गए थे। बाबा साईं आप इतना जल्दी ये सब क्यों करना चाहते हैं? मेरी शादी हो जाएगी। वो अभी भी काम खत्म करके अंदर दाखिल हुआ तो बाबा साईं इसके सामने एक बार फिर से सवाल लिए हाजिर थे। हाँ हाँ बेटा साईं, तुमसे ज़्यादा बेहतर पता है मुझे। मैं तो सोच रहा हूँ कि घर में शादियाँ चल रही हैं, तुम्हारा भी निकाह कर दे, ताकि तुम्हारे सर पर सेहरा सजा कर मैं खुश हो जाऊँ। तुमने तो कसम खा रखी है अपने बाप को कोई खुशी ना देने की। वो उसे देखते हुए मायूसी से बोले, बाबा साईं आपकी इमोशनल ब्लैकमेलिंग मुझ पर नहीं चल सकती। अगर आपकी कोई बेटी होती तो शायद कोई बात भी बन जाती लेकिन आपका तो है ही बेटा, यहाँ पर आपकी दाल नहीं गलने वाली। वो लबों से सिगरेट लगाता इसके सामने स्मोकिंग करने लगा। अब तुम मार खाओगे मुझसे, तुम्हारा बाप छोड़ चुका है, तुम कब छोड़ोगे? वो बहुत गुस्से से डांटते हुए बोले, अच्छा आपने छोड़ दी? सिगरेट कितने दिनों के लिए छोड़ी? वो इन्हें देखते हुए मजाक उड़ाने वाले अंदाज में होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब तुम भी छोड़ दो, इस सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। वैसे समझाते हुए बोले, बाबा साईं आपको ये बात बुढ़ापे में पता चली तो मैं जवाने में कैसे समझ लूँ? मैं 30 साल बाद छोड़ दूंगा। वो कहाँ पीछे हटने वालों में से तो अपने अल्फाज से जाहिर करता था वही का बेटा। बेटा साईं आने दो मेरी बहू को, फिर देखना तुम्हारे तेवर कैसे बदलते हैं। वो इसकी बातों से मायूस होकर बोले। इसे सिगरेट छुड़वाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो बहुत छोटी उम्र से इसकी चीज़ तरफ लग गया था। बचपन में इन्हीं की सिगरेट के छोटे छोटे टुकड़े उठाकर लबों से लगाकर अच्छी खासी मार भी खाता था, लेकिन छोटी उम्र में जब माँ बिछड़ गई तब जैसे तहजीब तरबियत रियाज हर चीज़ भूल गया था। इतने खुश फहम ना हो बाबा साईं, ये ना हो कि आपका बेटा आपकी बहू को भी निशई बना डाले अपनी तरह। वो शरारत से हंसते हुए बोला तो बाबा ने नाराज़गी से देखा। वो कभी नहीं सुधर सकता। तुम्हारा कोई इलाज नहीं है मेरे पास। बोलो निकाह के लिए राज़ी हो तो बात कर लूँ। वो फिर अपनी बात पर पलटा। भतीजी साहिबा से पूछ लीजिएगा, हो सकता है सिगरेट पीने वाले लोग इसे पसंद ना। वैसे पाइप की मार भूला नहीं हूँ मैं, इसी की वजह से आपने पहली बार मुझ पर हाथ उठाया था। वो इन्हें याद दिलाते हुए कहने लगा। वो जैसे पूछने लगे थे कि सना और जावेद से किसके लिए तैयार हुआ है, इसके किस्सा याद करवाने में कहका लगा उठा। मुझे लगा था तुम अपने लिए सना जैसी लड़की के लिए हाँ करोगे, लेकिन जावेश के लिए हाँ करके तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। वो तो मेरे घर के साथ साथ मेरे बेटे का दिल भी आबाद करेगी। वो इसके फैसले पर बेहद खुश थे, जबकि इनकी खुशी पर मुस्कुरा दी। इसमें कोई शक नहीं था, सना एक मैच्योर लड़की थी। वो इसको अपने बहुत अच्छे तरीके से समझ सकती थी। इसके साथ इसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरती, लेकिन इसके दिल में दारम साईं था। वो एक ऐसी लड़की से शादी के लिए तैयार नहीं था जो अपने दिल में किसी और को बसा के रखे। लेकिन जाविश, इसे तो एडवेंचर्स का शौक था और इसके सामने जीता जागता एडवेंचर था। बचपन से लेकर जवानी तक किसी न किसी तरीके से मार पड़वाती आई थी और इसे अच्छी खासी डांट पड़वाकर तालियां बजाती थी। इसकी तालियां तो बंद करवाने वाला था, वो भी अपने तरीके से। सोचते हुए सिगरेट का गहरा कश लेता एक नज़र बाबा साईं को देखकर मुस्कुराया, जो काफ़ी खुश लग रहे थे। अब ये मत कहिएगा कि आप अभी जा रहे हैं अपनी भतीजे का रिश्ता मांगने के लिए। इनकी खुशी देखते हुए इन्हें देखकर कहने लगा तो हंस दिए। अब ये मेरा काम है बेटा साईं, तुम्हें सिर्फ हाँ करनी थी, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूँगा। तुम बस अपनी सिगरेट फूंको, असल महबूब तो तुम्हारी है। इसे मुसलसल सिगरेट पीते देखकर वो चोट करते हुए बोले तो वो कहका लगाकर हंसा। वो येलो कलर का खूबसूरत शरारा पहन कर आई और फूलों के जेवरात देख रही थी। इनको कैसे पहनते हैं? वो जेवरात देखते हुए सोचने लगी। वो पहले कभी ना तो इस तरह की किसी तकरीब में शामिल हुई थी, ना ही सब पहना था। अब इसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। ऊपर से हमने आंटी ने इसे कहा भी था कि वो बेटा साईं कोई मदद चाहिए तो मैं रुक जाती हूँ, लेकिन इसे तो इनकी मदद नहीं चाहिए थी। इसने साफ इनकार कर दिया। वो खुद सर पकड़ के बैठ गई। अब क्या करूँ मैं? आंटी ने बोला था मदद के लिए, मैंने इनकार कर दिया। क्या जाता अगर मदद ले लेती? और अब तो ज़रीन बेगम ने दरवाजे पर दस्तक देकर कहा कि जल्दी ये सब पहन कर बाहर आओ। ये तो बैंगल्स है, लेकिन ये क्या है? वो कंगन देखकर समझ गई, लेकिन ताज़ा फूलों से बनी माथा पट्टी इसके लिए नहीं थी। हमने मेकअप करने से मना किया था, वरना अब तक वो तैयार हो चुकी होती और ये सब भी पहनने की ज़रूरत नहीं थी।
क्योंकि वो मेकअप इतनी महारत से कर लेती कि इसे और कुछ भी करने की ज़रूरत ही ना पेश आती। और ज्वेलरी से कुछ भी खास कभी भी खास पसंद नहीं थी और ना ही वो किसी किस्म की ज्वेलरी पहनती थी। हमना ने आंटी ने इसको कहा था कि इसे मेकअप करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि बाहर इसे हल्दी और उपटन लगाया जाएगा, वो सिर्फ अपना लिबास चेंज कर और जेवरात पहन कर बाहर आ जाए। इसने सोचा कि ये सब कुछ कहना मुश्किल नहीं होगा, आसानी से पहनकर बाहर आ जाएगी, लेकिन ये सारी चीज़ें से कंफ्यूज कर रही थी। नूरदी आप तैयार होगी? सानिया दरवाजे पर दस्तक देती अंदर दाखिल हुई। ऑलमोस्ट चेंज कर लिया मैंने, बस ये सब पहनना रहता है। वो इसे देखते हुए बोली और अपने हाथों में जेवरात उठाकर देखने लगी। क्या आपको मेरी मदद चाहिए? इसे फूलों के साथ उलझते देखकर इसे ऑफर करने लगी। वैसे तो इसे मदद चाहिए थी, लेकिन अपनी ज़ुबान से कहकर मदद लेना इसे पसंद नहीं था। वैसे ये मुश्किल तो नहीं है, लेकिन अगर तुम फिर भी कुछ करना चाहते हो तो आओ, ये ज्वेलरी पहना दो मुझे, वो जल्दी हो जाएगा काम। वो खुद ही कंगन उठाकर पहनते हुए इससे कहने लगी। तो सना खुशी से इसके करीब आए। इसने खुद भी फूलों के जेवर पहन रखे थे, लेकिन इसके सिर्फ हाथों कंगन और गले में हार था। बाकी इतना सब कुछ इसने नहीं पहन रखा था जो दुल्हन के लिए बनवाया गया, और दुल्हन के जेवरात गुलाब के फूलों के थे, जबकि जाविश, सना और सानिया के जेवरात मोती के फूलों के थे। आप ये कलर बहुत खूबसूरत लगता है दी, पता नहीं आप जब दुल्हन बनेगी तब कितनी प्यारी लगेगी। आपको पता है आपका और जरनी शदी का मायो का ड्रेस बिल्कुल सेम टू सेम है, बस आपका शरारा और इनका गरारा, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि दोनों दुल्हन बिल्कुल एक जैसी लगे, इसलिए चीज़ में थोड़ी थोड़ी चेंजिंग की है। आपको पता है हमने ये सब कुछ बहुत अर्जेंट तैयार करवाया, हमें तो किसी ने शॉपिंग पर भी नहीं जाने दिया, क्योंकि पहले निकाह इतवार वाले दिन था, फिर जुम्मे को कर दिया गया, इसलिए सब कुछ ऑर्डर पर तैयार करवाया गया, कुछ भी हमने खरीद कर लाए। वरना मैंने तो सोचा था आपकी सारी शॉपिंग मैं अपनी मर्जी से करूँगी। इसे पैरों में फूलों की पाजेब पहनाते हुए अपनी धुन में बोले चलती, जबकि नूर इसके नकूश देख रही थी। इसकी आंखें और होंठ बिल्कुल इसी के जैसे थे, जबकि नाक हमना पर थी। यहाँ तक कि इसकी आवाज़ भी इससे बहुत मिलती जुलती थी। सबकी ज़ुबानी इसने यही सुना था कि सानी एक बहुत ही लाइक स्टूडेंट है। इनके पूरे ख़ानदान में इससे ज़्यादा होशियार बच्ची नहीं, और घर के बड़ों ने मिलकर फैसला किया इसे बहुत पढ़ाएंगे। यकीनन अपनी सहानत से इनके ख़ानदान का नाम रोशन करेगी। और इसे ज्वेलरी पहनाकर अब आखिरी नज़र से देख रही थी कि कोई कमी तो नहीं रहेगी। माशाल्लाह दी, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। आज आपको बस किसी की नज़र ना लगे। अगर अम्मा सा यहाँ पर होती तो आपको नज़र का टिक्का भी लगा चुकी होती। खैर कोई बात नहीं, वो तो बाहर भी नहीं छोड़ने वाली। आए चले आए बाहर चलते हैं। जाविश जरी अदी को तैयार करके बाहर ला चुके होंगे, मैं आपको लेकर जाऊंगी। जब आप दुल्हन बनेंगी तब मैं भी दारुम अदा से बहुत सारा नेक लूँगी। वो खुशी से इसके सामने अपना हाथ फैलाए बोली। तो उन्होंने एक नज़र इसे देखा, फिर इसके हाथ को ना जाने कि वो इसके हाथ को नज़रअंदाज नहीं कर पाई। इसने आहिस्ता से अपना हाथ इसके हाथ में दिया और उठकर खड़ी हो गई। शरारा काफ़ी भारी था, अगर वो इसके साथ ना होती तो यकीनन इसका चलना मुश्किल था। इसके सामने इसके लिबास से हमरंग खुस्सा रखा गया, जो देखने में बेहद खूबसूरत था। इसने आहिस्ता से अपना नफीस खुस्से में डाला और इसके सहारे कमरे से बाहर निकल गई। जी तो गाइस, यहाँ पे हमारी एपिसोड इख्तिताम को पहुँची। कैसी लगी आपको एपिसोड? ट्राई का ज़रूर साथ कीजिएगा। अभी कमेंट सेशन की तरफ चलते वीडियो का एंड करेंगे। देन मौसम हसन, मैं पहचान गई ये नावल। अच्छा जी। अब्दुल्ला व्लॉग्स मुझे भी 7 तक ही अच्छा लगा। आबे हयात मुझे भी 7वीं तक ही किस्त तक अच्छा लगा था। सबाहत नदीम अमेजिंग नावल है, थैंक यू। हुदा शफीक नाइस नावल, थैंक यू। सहर इकराम ने हार्ट भेजा है। मलिक सबा वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बरकातहू। फेवरेट नावल, पहले सीन में नाम भी याद आ गया बट बताऊँगी नहीं। अच्छी बात है, पर्दे में रहने दे। शुरू वाला सीन बहुत अजीब सा था इन दोनों के साथ जो हुआ, लेकिन वो भी गलत कर रहे थे। नूर का करेक्टर बहुत पसंद था, बट ये समरा और माइक दोनों जहर लगते थे मुझे। अपनी बेटी से ज़्यादा समरा को इस माइक की फिक्र थी। बेचारी नूर ने अच्छा फैसला किया, अब ताया के साथ हवेली चली आई। यहाँ नूर के लिए बहुत बुरा फील हुआ था, लेकिन वो वापस आ गई। दारम और दुरे नूर की पहली मुलाकात। हाय अभी तो शुरुआत है, आहो अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आगे के बहुत कुछ होगा नूर मैडम के साथ। बाकी अभी इंटरेस्टिंग थी। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आमीन सुबह आमीन। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें। ओहो सुमेरा अरशद ज़बरदस्त, थैंक यू। बुलेट टी आप बहुत क्यूट हो, थैंक यू। CH जट अच्छा नावल है। आगे वाला एपिसोड कब आएगा? एपिसोड डेली रात को आती है। अब्दुल्ला व्लॉग्स बट बहुत मज़े का, बट आई एम वेरी मच सैडनेस फीलिंग। क्यों? नावल में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, आप सैड ना हो, आगे जाके अच्छा भी आ जाएगा। जी तो गाइस, यहाँ पे कमेंट सेशन भी मुक्का। वैसे एक सीन और पढ़ा जा सकता था, लेकिन वो हो गया, मुझे पता नहीं चला। मुझे लगा शायद कमेंट ज़्यादा होंगे, तो मुझे इजाज़त है, मैं खाना शाना खा लूँ। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।